नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। अब तक हो चुके हैं टोटल 14 लेक्चर। अब तक टोटल 14 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 15th लेक्चर, पैलेस एंड हवेली आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। 14th लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था राजस्थान के संत संप्रदाय के बारे में। ठीक है, अभी तक के आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप वो लेक्चर्स कवर कीजिए। आर एस प्री और आर एस मेंस को टारगेट करते हुए कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। क्लास 10th की हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान की बुक तो मैं कंप्लीट कराऊंगा ही, और वेरियस अदर सोर्सेज से भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा, ताकि एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान का, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो या इंटरव्यू फेस करते टाइम आपको कोई क्वेश्चन सामने आता है, उससे आप बहुत ही अच्छे से उसको कर सकें। और पूरे मार्क्स 1.33 मार्क्स तो प्री में आते हैं, 2 नंबर 5 नंबर 10 में 10 नंबर मेंस में आते हैं। ये सारे किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान में, वो आप कवर कर सकें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद ऐसा कोई फैक्ट एविडेंस, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो और यहाँ से छूट जाए। ठीक है, हर चीज़ में आपको क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, सारी चीज़ें हम करते आ रहे हैं। तो 15th लेक्चर हम शुरू करते हैं। पैलेस और हवेली आर्किटेक्चर, महल जितने भी राजस्थान में है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है गणेश पोल। गणेश पोल कहाँ पर है? गणेश पोल है आमेर महल के अंदर। ये गणेश जी की यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है। गणेश पोल यहाँ पर है। ये है भरतपुर के डीग के जल महल। डीग एक नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, डील के जल महल यहाँ पर है। और ये दीवाने आम है आमेर पैलेस का। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लेक्चर में मैं आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू देता हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। पैलेस आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। मिडाइवल पीरियड में राजपूत स्टेट्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, किस किस तरह के पैलेसेस बने और उनके फीचर्स क्या क्या थे, वो सारी बातें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 15th सेंचुरी 17th सेंचुरी टाइम के साथ साथ कैसे आर्किटेक्चर में जो है डिफरेंसेस आने शुरू हुए। मुगल एरा का क्या प्रभाव पड़ा राजपूत स्टेट्स के आर्किटेक्चर में, और फिर उसके बाद इंग्लिश जो एरा था उसका क्या फर्क पड़ा 17th सेंचुरी के बाद, 15th सेंचुरी के बाद। टाइम स्केल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हवेली आर्किटेक्चर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, और उन एग्जाम्पल्स की किसने बनाया, कब बने, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। इसके बाद हवेली जो है, चाहे वो शेखावटी की हो, चाहे उदयपुर जोधपुर नथमल की हवेली, अ, ये सारी हवेलियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सारी यहाँ पर आप देख रहे हैं फोटोज एंड पिक्चर्स के साथ मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। जैसे शेखावाटी की हवेलियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और वो क्यों फेमस है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए हम चलेंगे। छतरीज जितनी भी होती हैं, दरगाह देवल, जैसे ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये गैटौर की छतरियों का सीन है। ठीक है, तो कौन कौन सी छतरी किसकी है? गैटौर इन जयपुर, जसवंतड़ा इन जोधपुर, छत्रविलास बाग इन कोटा, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद ये एग्जाम्पल्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछ लिया जाता है कि राव कल्याणमल की छतरी कहाँ पर है, तो ये चीज़ मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट छतरियाँ जिनके बारे में हम बात करेंगे, इनका निर्माण किसने किया, ये सारी चीज़ें करते हुए दरगाहों के बारे में, राजस्थान में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट दरगाह है, किसने बनवाई, कौन से ज़िले में है, वो सारी बातें होंगी। उसके बाद वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ हुआ, जैसे वेल हुआ, टाका हुआ। ठीक है, इसके अलावा बावड़ीज हुई। बावड़ी क्या होती है? स्टेप वेल होते हैं। ठीक है, फोटोज़ के साथ, पिक्चर्स के साथ, जैसे ये बावड़ी बावड़ी है, ये पूरी पिक्चर के साथ अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, किसने कौन सी बावड़ी बनवाई, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, चांद बावड़ी कहाँ पर है, तालाब जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं और किस किसने बनवाए, ये सारी चीज़ें हम, तालाब मतलब एक तरह से मैन मेड लेक्स पॉन्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, एंड तक देखना है। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 15, पैलेस एंड हवेली आर्किटेक्चर। राजस्थान में जैसे ही राजपूत स्टेट्स बनने की जो प्रथा है वो शुरू होती है, जैसे राजपूत स्टेट्स का जो स्टैब्लिशमेंट होता है, उसके साथ ही क्या होता है, बिगिन होता है क्या चीज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, महलों का बनना जो है वो शुरू होता है। जैसे ही राजपूत स्टेट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं, कहाँ कहाँ पर इस्टेब्लिश होते हैं, मिनाल में, नागदा में, आमेर में, और हर जगह जहाँ पर वो इस्टेब्लिश होते हैं, उस हर जगह पर क्या बनाया जाता है, पैलेस बनाया जाता है। जैसे आपके सामने ये एक जो फोटो दिख रही है, ये आमेर महल की है। ठीक है,
आमेर महल की है। और ये जो गेट आपको दिख रहा है ये विश्व का सबसे सुंदर गेट इसको बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है, ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है जो कि एलडीसी वगैरह एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। पहली बात तो ये कि ये गेट है कौन सा, ये गेट है गणेश पोल। यहाँ पर आपको पता होगा एक गणेश जी की फोटो लगी हुई है आमेर महल में। जैसे आप एंटर करते हैं यहाँ पर आता है दीवाने आम, और दीवाने आम के बाद ये आता है गणेश पोल। पोल मतलब एक दरवाजा, ठीक है। पोल के अंदर जाने के बाद आता है दीवाने खास। तो इस तरह से आप देखिए कितना शानदार, कितना ब्यूटीफुल जो है वो पैलेस का एंट्रेंस बनाया गया है। तो आप सोचिए कि पैलेस कितना शानदार होगा। स्मॉल रूम्स थे, ठीक है, स्मॉल डोर्स थे। अब आप देखिए ये जो डोर है ये कितना छोटा सा, गेट तो बहुत बड़ा सारा बना दिया लेकिन डोर्स बहुत छोटे थे। जो इनिशियल लेवल पे जो राजपूत स्टेट्स स्टैब्लिश हुए उस टाइम की बात अगर की जाए तो उस टाइम पर कमरे भी छोटे थे। आप देखेंगे आमेर महल में जब आप जाके देखेंगे, मानसिंह पैलेस आप देखेंगे इसके अंदर जाके, मानसिंह महल है जिसमें रानियों के कमरे बने हुए हैं, तो आप देखेंगे वहां पे कि यही है, स्मॉल डोर्स थे, स्मॉल रूम्स थे, एब्सेंस ऑफ विंडोज, विंडोज की एब्सेंस थी। टू कॉमर्ड रूम्स ज्वाइंड विद वरांडा एंड सम ऑफ द फीचर्स ऑफ दीज बिल्डिंग्स। उस टाइम की जो इनिशियल लेवल पे जो बिल्डिंग्स बनी उस टाइम पर ये फीचर्स थे महलों के, ठीक है। लेकिन बाद में जैसे जैसे मेडिवल पीरियड की तरफ हम बढ़ते हैं और थोड़ा सा जो है वो इकोनॉमिकली बूस्टेड जो पैलेसेस हुए, जो राजपूत स्टेट्स हुए इकोनॉमिकली वेल वो हुए, तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मैं वर्ड यूज करूँ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, वैसे वैसे क्या हुआ, ये स्मॉल रूम्स क्या हो गए, लार्ज हो गए, ग्रैंडर हो गए, तो और बड़े बनाए गए इनको। वेल फर्निश्ड पैलेसेस केम टू बी बिल्ड, पूरा बिल्कुल पूरा अच्छे से वेल डेवलप्ड पैलेसेस जो है वो यहाँ पर बनाए गए। स्मॉल रूम्स, स्मॉल डोर्स, एब्सेंस ऑफ विंडोज एंड टू कॉमर्ड रूम्स ज्वाइंड विद वरांडा आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ दीज बिल्डिंग्स। इन द बिगिनिंग द पैलेसेस वर सिंपल इन डिजाइन। इनिशियली क्या था, जब पैलेसेस बने तो उनके जो डिजाइन था वो सिंपल रखा गया था, विदाउट एनी ऑर्नामेंटेशन। ये टाइपिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। ऑर्नामेंटेशन, ओ आर और एन यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। ऑर्नामेंटेशन, किसी भी कलाकृति के बिना, किसी भी कोई आभूषण उसमें नहीं था। मतलब ऑर्नामेंटेशन का सीधे सीधे अपन शाब्दिक अर्थ देखें तो वो था, लेकिन यहाँ पर इसको सौंदर्यीकरण नहीं किया गया था, इसको ब्यूटिफिकेशन नहीं किया गया था उन पैलेसेस का। वो सिंपल इन डिजाइन थे, बिल्कुल सादे थे और बिना किसी लाग लपेट के थे, ठीक है। द पैलेसेस ऑफ कुंभा पीरियड टाइपिफाई दीज अर्ली पैलेसेस, ठीक है। कि अब ये कुंभा पीरियड की बात हो रही है, कुंभा पीरियड तक जो हम बात करेंगे तब तक क्या था कि जो अर्ली पैलेसेस थे ये बिल्कुल सिंपल थे, विदाउट एनी ऑर्नामेंटेशन थे। उसके बाद जैसे जैसे मेडाइवल पीरियड शुरू हुआ तब जाके ये चीजें क्या हुई, ये और ज्यादा ब्यूटिफिकेशन पे ध्यान दिया जाने लगा, इंटीग्रेट कार्विंग्स की जाने लगी, ग्रैंड जो है वो रूम्स बनाए जाने लगे। और कुंभा का पीरियड कौन सा था बताइए, कुंभा का पीरियड कौन सा था? अगर आपने पढ़ा है मेवाड़ का चैप्टर तो कुंभा का पीरियड कौन सा था? 1440s के टाइम का जो काल था वो कुंभा का पीरियड था। और कुंभा ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे महल बनवाए, बहुत सारे किले बनवाए, ठीक है। ये बात भी मैंने आपको फोर्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ा दी थी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेवाड़ का लेक्चर पढ़िए और फोर्ट्स का लेक्चर पढ़िए, बहुत शानदार समझाया मैंने। आप पढ़ो तो सही उसको जाके, वो पढ़ोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। तो बात यही है कि कुंभा का जो पीरियड है उसमें जो किले बनाए गए, कौन कौन सा किला बनाया गया था कुंभा के द्वारा, फोर्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ा है मैंने। अचलगढ़ दुर्ग, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, ये सारे दुर्ग जो है ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड बनाए गए थे। बाद में इनमें कुछ ऑर्नामेंटेशन करके कुछ ब्यूटिफिकेशन इनका कर दिया गया हो तो बात अलग है, लेकिन इनिशियल लेवल पे जो पैलेसेस थे वो सिंपल थे, विदाउट एनी ऑर्नामेंटेशन थे। यहां तक हमने ये पढ़ा, डन। आगे चलते हैं। अब 15th सेंचुरी के बाद क्या होता है, एज द राजपूत मुगल रिलेशंस बिगन टू ग्रो। 15th सेंचुरी के बाद, ठीक है, 15th सेंचुरी में कब, जब जयपुर राजवंश जो है, राजपूत में जो जयपुर राजवंश, जो कछवाहा राजवंश है, वो और अकबर के बीच में जो मैरिज अलायंस होता है हरकाबाई को लेकर, बहारमल ने जो किया था 1560 के आसपास, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ का जो राजपूत आर्किटेक्चर है उसमें मुगल जो है वो फीलिंग आने लग जाती है, मुगल इन्फ्लुएंस वहां पर आना शुरू हो जाता है। कोई भी बिल्डिंग बन रही है, अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर यहाँ पर राजपूत आर्किटेक्चर होता तो ये गेट ऐसे होता, ठीक है। इसको कहते हैं लेंटल स्टाइल, ठीक है। और ये जो कर्व्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये आर्क्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये राजपूत स्टाइल है, लेकिन ये यहाँ पर मुगल इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखा, ठीक है। ये जो चीज है, ये आपको ये जो चीज दिख रही है, ठीक है, ये मुगल इन्फ्लुएंस है। ये राजपूत स्टेट्स की आर्किटेक्चरल टेक्निक नहीं है ये, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये डोम यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये राजपूत आर्किटेक्चर है, पर ये मुगल इन्फ्लुएंस है,
ठीक है। तो जो बाद में 15 सेंचुरी के बाद जैसे जैसे हम आगे के महल पढ़ेंगे, या कोई ऐसा महल जो पहले बना हो लेकिन बाद में वो रिनोवेट हो रहा है और डेवलप हो रहा है 15 सेंचुरी के बाद, तो वहां पर हर जगह आपको मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगी। ठीक है। और मुगल इन्फ्लुएंस देखने को तभी मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि राजस्थान, ठीक है, तो राजस्थान में मुगल इन्फ्लुएंस तब देखने को मिलेगी जब भारमल के बाद भागवत सिंह या मान सिंह जी, उन्होंने जो भी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स किए, वहां पर मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगी। आप उदयपुर की बात करेंगे तो उदयपुर में ऐसा नहीं है कि महाराणा प्रताप के टाइम पर आपको मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिल गई, या उदय सिंह जी के टाइम पर आपको मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिल गई, नहीं। वो अमर सिंह के काल में, जैसे अमर सिंह आए, अमर सिंह जी कौन, महाराणा प्रताप के बेटे, कर्ण सिंह के पिताजी। मेवाड़ लेक्चर में समझाया, नहीं याद तो पढ़ लो, अच्छे से समझाया डिटेल में, ठीक है। तो उदयपुर के जो अमर सिंह जी है, उनके काल में मुगल इन्फ्लुएंस शुरू हुई, क्योंकि 1615 में वहां पर मुगल मेवाड़ संधि हुई, ठीक है। तो जो मुगल इन्फ्लुएंस इन उदयपुर देखने को मिली, वो अमर सिंह जी के काल में मिली। मान सिंह जी के काल में कछवाहा राजवंश में देखने को मिली हमें, ठीक है। फिर वहीं पे अगर जोधपुर के किलों के बारे में बात करते हैं, तो जोधपुर के किलों में हमें मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिली मोटा राजा उदय सिंह जब आए, ठीक है, चंद्रसेन, राव चंद्रसेन के बाद, तो वहां से हमें मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिली, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जैसे डोम हो गया, या ये जो जो बगीचे हैं, ये बगीचे हम राजपूत आर्किटेक्चर में नहीं थे कभी, ठीक है। ये जो चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग है, कि जैसे इस पूरे बगीचे को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, चार बाग स्टाइल कहा जाता है अगर आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग जो है, ये भी कहाँ से आई, मुगल आर्किटेक्चर से आई। ये जो एंट्रेंसेस हैं, इनको ऐसे आर्चेस में कन्वर्ट किया गया, आर्क्स में कन्वर्ट किया गया, ये कहाँ से आई, मुगल स्टाइल से आई, ठीक है। ये डोम्स है, मुगल स्टाइल है। ये यहाँ पे जो जाली वर्क किया गया है, ये मुगल स्टाइल है। देन तो ये धीरे धीरे ये मुगल स्टाइल जो इन्फ्लुएंस है, राजपूत मुगल इन्फ्लुएंस जो है, जो राजपूत आर्किटेक्चर में देखने को मिली, ये 15 सेंचुरी के बाद मिली, और हर राजवंश में ये अलग अलग टाइम पर मिली। जैसे मैंने आपको बताया, कछवाहा राजवंश में मान सिंह के बाद, मान सिंह और उनके बाद में, ठीक है। अगर हम जोधपुर उदयपुर की बात की जाती है, तो अमर सिंह के काल में ये मिली, ठीक है, 1615 के बाद में। और जोधपुर की बात की जाती है, मारवाड़ की बात की जाती है, तो मोटा राजा उदय सिंह जी जो थे, उनके बाद में मुगल इन्फ्लुएंस वहां पर देखने को मिली। अब मुगल इन्फ्लुएंस में क्या क्या था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस फोटो को देखकर ही मैं आपको बता चुका हूँ। ये फोटो कहाँ की है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फोटो है यहाँ पर, ये जो एरिया है, ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ये है गणेश पोल के अंदर का एरिया। मतलब ये जो ब्लू लाइन मैंने खींची है, इसका उस तरफ वाला जो हिस्सा है, वो गणेश पोल है। देखिए मैं आपको फोटो दिखाता हूँ गणेश पोल की, ये गणेश पोल है। गणेश पोल के जस्ट पीछे यहाँ पर वो बगीचा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जस्ट पीछे यहाँ पर दीवाने खास है। यहाँ गणेश पोल के आगे ये दीवाने आम है, ठीक है। ये आमेर महल की बात कर रहा हूं मैं आपको, यहाँ से लोग एंट्रेंस होते हैं, एंट्रेंस होने के बाद जो आम लोग हैं, वो यहाँ दीवाने आम में इनकी कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। इसके बाद यहाँ पर जो है, ये है 27 कचहरी, ठीक है, जहां से आप सीधे मावठा लेक यहाँ से नीचे देख सकते हैं, और दालाराम बाग जो है, दालाराम का बाग, वो यहाँ पर देख सकते हो। मावठा मावठा झील देख सकते हो। केसर कैरी यहाँ से देखने को मिलेगी इस ठीक है। फिर यहाँ से आप इससे एंट्रेंस लेते हो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा दीवाने खास। उसके बाद में बीच में ये एक रास्ता सा है, यहाँ पे चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग मिलेगी, ठीक है। और क्या मिलेंगे, फवारे मिलेंगे इसके बीच में, जो फाउंटेन्स है वो मिलेगा। और यहाँ पर ये वो छतरियां जो मैंने आपको दिखाई थी अभी, वो यहाँ पर ये छतरियां हैं, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये वाला जो हिस्सा है ये छतरियों का, ये वाला हिस्सा है, ये गार्डनिंग यहाँ आ गया। और जस्ट इसके सामने वाला हिस्सा, ये इस तरफ अगर ये है, बीच में गार्डन है, और गार्डन के जस्ट इधर वाला जो हिस्सा है, यहाँ वाला जो हिस्सा है इसके सामने वाला, वो है दीवाने खास। और यहां से अगर आप इसके अंदर जाते हैं, तो आपको मानसिंह महल मिलेंगे। समझ में आ गई बात। मैंने आपको इन डिटेल समझा दिया पूरा आर्किटेक्चर आमेर महल का। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई समझा पाएगा। और अगर आप आमेर महल घूमे हुए हो, तो आपको तो बिल्कुल रिवीजन हो गया होगा अच्छे से, कि कहाँ गणेश पोल है, कहाँ दीवाने खास है, कहाँ दीवाने आम है, और कहाँ केसर कैरी, कहाँ दालाराम का बाग। बिल्कुल अच्छे से आप अगर नेक्स्ट टाइम जाएंगे, विजिट आपने नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ उसको कीजिए, वो बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। ऐसे ही नहीं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसके लिए को किया गया है लिस्टेड 21 जून 2013 में, ठीक है। फाउंटेन्स, ये यहाँ पर ये फाउंटेन्स है, ठीक है, यहाँ से ये फवारा है, ये पानी का देखिए डूबा हुआ अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये जो फाउंटेन्स ऐड किए गए, ये मुगल स्टाइल है, ये मुगल इन्फ्लुएंस ऑन राजपूत आर्किटेक्चर। स्मॉल गार्डन्स, ये ठीक है, ये स्मॉल गार्डन दिख गया। फ्लोरल डिजाइन्स, ये यहाँ पर जो यहाँ पर डिजाइन्स हैं, ये फ्लोरल डिजाइन्स है, ठीक है। ये डिजाइन जो आपको देखने को मिलता है,
ये जो डिजाइन देखने को मिल रहा है क्या है? ये फूल पत्तियों के डिजाइन हैं जो मुगल जो आर्किटेक्चर है, जो सीरी का किला, सॉरी वहां पे दिल्ली में जो आर्किटेक्चर हुआ है, सीरी का किला तो जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का था। जो दिल्ली के आर्किटेक्चर से चीजें इन्फ्लुएंस की गई है। यूज ऑफ मार्बल, मार्बल का यूज किया गया। कहां पर किया गया मार्बल का यूज? आप देखेंगे कि यहाँ ये फ्लोर है, ये पूरा मार्बल का है, ठीक है। वॉल्स एंड आर्चेस, ये आर्चेस, ये जो चीज है, ये चीज ये कहाँ से ली गई? ये मुगल इन्फ्लुएंस है। ये जो आर्चेस हैं, ये आर्क्स हैं, ये ठीक है, ये कहाँ से ली गई? मुगल। डोम्स, ये जो डोम्स है, ये मुगल इन्फ्लुएंस से ली गई है। बिकम पार्ट ऑफ राजपूत पैलेसेस, ये सारी चीजें मुगल इन्फ्लुएंस का पार्ट है, मुगल आर्किटेक्चर का पार्ट है, जो राजपूत पैलेसेस में इम्बाइब की गई। कब की गई? जैसे ही राजपूत स्टेट्स के रिलेशंस जो है वो मुगल स्टेट से होना, मुगल सल्तनत से होना शुरू हुए, उसके बाद जैसे ये रिलेशंस यहाँ पर बने, वैसे ही इन्फ्लुएंस यहाँ पर आना शुरू हुई। जैसे भी कोई, मतलब मान लीजिए मान सिंह जी गए दिल्ली महल, और वहां महल जाने के बाद उन्होंने देखा कि भाई वाह क्या शानदार एंट्रेंस है, तो उन्होंने अपने महल में भी वैसा ही एंट्रेंस बना दिया। जैसे आज के समय पर होता है, हम कहीं पर जाते हैं, देखते हैं भाई इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि वैसा ही इंटीरियर अपने घर में बनाए। तो सेम ऐसा यहाँ पर हुआ कि जब मान सिंह जी, भगवंत सिंह जी या अमर सिंह जी जब दिल्ली दरबार में गए, तो उन्होंने देखा यार ये तो गार्डन तो बड़ी अच्छी चीज है कि महल के अंदर गार्डन बना रखा है, हम भी अपने महल के अंदर गार्डन बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर देखने को मिला। ऑल दीज फीचर्स कैन बी सीन। अब ये सारे जो फीचर्स हैं, ये तो मैं एग्जाम्पल सिर्फ एक ले रहा हूँ आमेर का। जयपुर से हूँ, तो जयपुर की बात तो उसको तो जयपुर के झंडे को तो ऊंचा रखूंगा ही मैं। तो आमेर का तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है जो मेरे सामने है, जो मैंने अच्छे से इसको बहुत बार आमेर घूमा हूँ और बहुत बार अच्छे से उसको एक एक चीज को ऑब्जर्व किया है कि यहाँ ये चीज कैसे है, यहाँ ये चीज कैसे है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आमेर को ले रहा हूँ। लेकिन जो एग्जाम्पल मैं आमेर का दे रहा हूँ, जो ये डोम्स मैंने आपको बताए, जो ये फाउंटेन्स मैंने बताए, जो ये गार्डनिंग मैंने बताई, चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, जो ये एंट्रेंसेस के बारे में बताया, जाली वर्क के बारे में बताया, वो सारी चीजें सिर्फ आमेर के महल में नहीं है। वो चीजें पहले से उन पैलेसेस में भी हैं जो उदयपुर में अमर सिंह जी ने बनाए। अमर सिंह जी ने कब बनाए? 1615 के बाद। क्यों 1615 के बाद ही? क्यों? क्योंकि 1615 में ही मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। अमर सिंह ने मुगल बादशाह जो थे उनके साथ क्या की थी? संधि की थी। किसके कहने पर? अपने बेटे कर्ण सिंह के कहने पर। और कर्ण सिंह को किसने मोटिवेट किया था अमर सिंह से बात करने के लिए? पूरे मेवाड़ के सरदारों ने। देन जग मंदिर ऑफ काम सिंह, प्रीतम निवास ऑफ जगत सिंह द्वितीय पीरियड, जग निवास पैलेस, दीवाने खास दीवाने आम ऑफ आमेर पैलेस। दीवाने खास कहां पर है? इसके जस्ट सामने। दीवाने आम कहां पर है? इस गणेश पोल के बाहर। काम महल ऑफ बीकानेर, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर फूल महल, ये सारे जितने भी महल हैं, इन सब महलों में इन्फ्लुएंस देखने को मिलती है। लेकिन वो जो इन्फ्लुएंस है, आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो इन्फ्लुएंस शुरू हुआ। हर जगह की इन्फ्लुएंस उस पर्टिकुलर स्टेट की, जैसे ही मुगल सल्तनत से रिलेशन शुरू हुए उसके बाद में हुआ। जैसे अमर सिंह ऑफ उदयपुर 2015 सॉरी 1615 में यहाँ पर रिलेशन शुरू हुए, तो उसके बाद उदयपुर के अमर सिंह के जितने भी पैलेस है वहां पर मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। जग मंदिर, फिर ये आ गया दीवाने खास दीवाने आम। तो मानसिंह के जब जैसे रिलेशंस अच्छे होने शुरू हुए 1560 के आसपास, ठीक है, जब भारमल जी ने अपनी बेटी हरकाबाई की शादी की मुगल बादशाह अकबर के साथ, और भगवत सिंह जी को और उनके अपने भारमल जी के बेटे भगवत सिंह जी को और भगवत सिंह जी के बेटे मान सिंह जी जैसे ही मुगल सल्तनत में दरबार में शामिल हुए, वैसे ही यहाँ पर कछवाहा राजवंश में, दीवाने खास में, दीवाने आम में, आमेर पैलेस में, ये यहाँ पर मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिल गई। वैसे ही जोधपुर की बात की जाए तो जैसे ही राव चंद्रसेन के बाद जब मोटा राजा उदय सिंह राजा बने थे, तब यहाँ पर जो फूल महल है वहां पर मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिली। तो ये बात हमने की 15th सेंचुरी के आसपास। इनिशियल लेवल पे जब हम बात कर रहे थे तो भाई वहां वो बिल्कुल सिंपल पैलेसेस थे, ठीक है, जैसे राजपूत स्टेट स्टैब्लिश होने लगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे और बढ़े, मेडिवल पीरियड की तरफ बढ़े, कुंभा के काल में बढ़े, तो चीजें नॉर्मल थी 1400 के आसपास, लेकिन थोड़ा सा ऑर्नामेंटेशन वहां पर होना शुरू हो गया, थोड़ा सा ग्रैंड वो बनने लग गए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही राजपूत मुगल रिलेशंस फ्लरिश हुए, वो बनने लगे, तो क्या हुआ कि उस जगह पर जैसे ही राजपूत मुगल रिलेशंस बनने लगे, वैसे मुगल इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिली। और फाउंटेन्स, थोड़े थोड़े झरने, ये फाउंटेन्स मतलब इस तरह से पानी के फाउंटेन, स्मॉल गार्डन, छोटे छोटे बगीचे जो कि चार बाग स्टाइल्स में थे, चार बागों में डिवाइड किए हुए, जहाँ पे बीच में से आने जाने का रास्ता है। फूल पत्तियों के डिजाइन, मार्बल का यूज ऑन द फ्लोर, वॉल्स, आर्चेस, डोम्स, ये सब चीजें
होने लगी और कहाँ कहाँ पर होने लगी वो भी मैंने आपको बता दिया। दीवाने आम, दीवाने खास, आमेर महल, काम महल, ठीक है, काम महल, कर्ण महल, और बीकानेर शीश महल, रंग महल, जोधपुर का फूल महल, ये सारी चीजें होने लगी। अब इसके बाद क्या आता है, 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, पैलेसेस ऑफ कोटा, कोटा के जितने भी पैलेस थे, बूंदी के थे, जयपुर के थे, तो वहां पर फ्यूजन देखने को मिला मुगल और राजपूत स्टाइल्स का पूरी तरीके से। यहां तो सिर्फ इन्फ्लुएंस आई थी, ठीक है, लेकिन 17th सेंचुरी के बाद ये बिल्कुल आपको देखोगे कि आप 50% मुगल है और 50% राजपूत आर्किटेक्चर का वहां पर मिश्रण है। दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशाला, चित्रशाला कहां पर है, बूंदी, ठीक है, पेंटिंग गैलरीज, बारादरीज जो पवेलियंस थे जहां पर ठीक है, जहां पर लोग बैठा करते थे, बारादरीज, गवाक्ष, झरोखाज एक्सेट्रा बिकम कॉमन फीचर्स ऑफ द राजपूत पैलेसेस। राजपूत पैलेसेस की ये सारी चीजें कॉमन वो बन गई कि वहां पे दीवाने आम भी हुआ करता था, दीवाने खास भी हुआ करता था। अब ये दीवाने खास अपने आप में मुगल टर्म है एक, तो राजपूत पैलेसेस में अगर दीवाने खास बना हुआ है तो मुगल इन्फ्लुएंस ही तो है, ठीक है। चित्रशाला, बारादरी, बारादरी भी जो है वो झरोखा, झरोखा वर्ड बालकनीज जो है वो सारी चीजें से बालकनीज यहाँ पे बनी हुई है, ये देखिए आप, ये इस तरह से ये बालकनी बनी हुई है, यहाँ से देखने की जगह है, ये बालकनी बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो चीजें थी ये सारी राजपूत पैलेसेस के फीचर्स में शामिल हुई। ये जो फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ये है भरतपुर के डीग के जल महलों की, ठीक है, इनके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स और हैं जिनमें राजपूत मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिलती है, फ्यूजन देखने को मिलता है। एक तो होता है इन्फ्लुएंस कि एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल टेक्निक है, 80% राजपूत है, 20% मुगल है, तो अपने को पता चल गया कि थोड़ी सी इन्फ्लुएंस है, थोड़ी सी झलक आती है, थोड़ा सा इंस्पिरेशन यहाँ से ली गई है, 10% 20%। एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है 50-50% हो गया सारा सिस्टम, 50% राजपूत आर्किटेक्चर यहाँ पर यूज हुआ है, 50% मुगल आर्किटेक्चर यहाँ पर यूज हुआ है, डन। तो जैसे और एग्जांपल्स अपन ले, सिटी पैलेस ऑफ जयपुर है, ठीक है, जिसे चंद्र महल पैलेस भी कहा जाता है, सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर है, या पैलेसेस ऑफ डीग, डीग के महल हैं, डीग के जल महल है, जैसा कि ये फोटो में आपको दिख रहा है, ये छतरी दिख रही है। ये जो आर्किटेक्चरल टेक्निक है इनमें मुगल आर्किटेक्चर और राजपूत आर्किटेक्चर दोनों का फ्यूजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए उनमें क्या हो रहा था, उनमें सिर्फ एक इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था। ये जो एग्जांपल्स हैं, सिटी पैलेस ऑफ जयपुर, सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर, या पैलेसेस ऑफ डीग, डीग के जल महल, किसने निर्माण कराया था डीग के जल महल का, डीग के जल महल का निर्माण कराया था बदन सिंह जी ने, बदन सिंह जी ने, डन। तो जी डीक के जल महल हो या कोई भी चीजें हो, जो भी ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, यहां पर क्या दिखता था, ये आर आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स ऑफ द फ्यूजन ऑफ राजपूत मुगल एलिमेंट्स, डन। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिली। इसके बाद अभी तक हमने पढ़ा पैलेस आर्किटेक्चर, सारे एग्जांपल्स पढ़े हमने, टाइम स्केल के हिसाब से हमने उसको देखने की कोशिश किया कि इनिशियल लेवल पे तो कैसे बनते थे, उसके बाद मेडिवल पीरियड में कैसे बने, कुंभा के काल में कैसे थे, फिर उसके बाद मुगल इन्फ्लुएंस जो देखने को मिली उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे, और यहाँ पर हमने बात की फ्यूजन की, जब मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर का फ्यूजन हुआ, डन। अब हम बात करेंगे हवेली आर्किटेक्चर, ठीक है। हवेली क्या होती है, महल का एक छोटा रूप होता है, मतलब महल जितने बड़े नहीं होते, हवेली होती है ज्यादातर सेठों के द्वारा बनाई जाती है, जितने भी मर्चेंट्स होते हैं बड़े बड़े वो हवेली बनाते हैं, मेंशंस बनाते हैं, बड़े बंगले, बड़े हवेली, ठीक है। और ये कब बनने में आई राजस्थान में, 18th और 19th सेंचुरी में, ठीक है, जब फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं और मर्चेंट जो हैं, सेठ लोग जो हैं और फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं, उनके पास जब जमीनें बहुत ज्यादा हो गई, प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हो गया, इकोनॉमिकली वो प्रॉस्पर होने लगे, तो वो राजाओं के बराबर तो नहीं आ सके लेकिन राजाओं के समतुल्य थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जो भी जमीन थी उस पर क्या बनाया, उन्होंने हवेली बनाई। कब बनाई, 18th और 19th सेंचुरी में उन्होंने बनाई राजस्थान में, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हवेली जो है, मेंशन जो है वो राजस्थान में कब बने, आंसर होगा 18th एंड 19th सेंचुरी में, उससे पहले नहीं बने, उससे पहले राजा महाराजा ही जो है वो पैसे वाले हुआ करते थे, वही पैलेसेस बनाते थे। हवेली आर्किटेक्चर 18th और 19th सेंचुरी में राजस्थान में डेवलप हुआ, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया गया, फ्यूडल लॉर्ड्स के द्वारा और मर्चेंट्स के द्वारा, सेठों के द्वारा। द ट्रेडिशन ऑफ हवेली आर्किटेक्चर फर्स्ट फ्लोरिस्ड इन जयपुर, सबसे पहले जो हवेली आर्किटेक्चर का ट्रेडिशन है वो कहां से शुरू हुआ, जयपुर में, और फिर वो बाद में धीरे धीरे कहां बढ़ा, जैसे ये आपको हवेली देखने को मिल रही है, ठीक है, ये शेखावटी की हवेली है, मुकुंदगढ़ की हवेली, नवलगढ़ की हवेली, ये जो हवेली आपने देखने को मिल रही है ये कहाँ की है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
अब अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप कैसे कॉमन सेंस का यूज करके इनको एग्जाम्पल को बता सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस एग्जाम्पल से। ठीक है, पहले एक बार यहां बात कर लेते हैं कि हवेली कहां से शुरू हुई। जयपुर से शुरू हुई और उसके बाद वो कहां बढ़ी, इन सब इलाकों में। ये सब इलाके कहां आते हैं, शेखावाटी के इलाके में। शेखावाटी का इलाका कौन सा है, 3 जिले मिलकर शेखावाटी का इलाका बनाते हैं। कौन कौन से 3 जिले, सीकर, चूरू और झुंझुनू। कौन कौन से 3 जिले, सीकर, चूरू और झुंझुनू। इन 3 जिलों का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, शेखावाटी कहलाता है। और शेखावाटी के अंदर भी सब डिविजन्स हैं। जैसे सीकर का वो एरिया जहां पर कांतली नदी बहती है उसको क्या कहते हैं, तोरावाटी कहते हैं। डन। तो ये जितनी भी जगह हुई, सबसे पहले तो जयपुर में हवेलियां बनी, किन्होंने, किसने बनवाई, कब बनी, 18th और 19th सेंचुरी में बनी। डन। किसने बनवाई, फ्यूडल लॉर्ड्स ने बनाई और मर्चेंट्स ने बनाई, सेठों ने बनाई। ठीक है, उसके बाद वो चीजें कहां शुरू हुई, सीकर, चूरू, झुंझुनू के आसपास का इलाका, जिसको हम क्या कहा जाता है, शेखावाटी। शेखावाटी की हवेलियां रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़, इन सब जगह ये शेखावाटी का जो इलाका है, सीकर या में या चूरू में या झुंझुनू में, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे लक्ष्मणगढ़ है जो सीकर में आता है, मंडावा झुंझुनू में आता है। ठीक है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, पिलानी वगैरह का एरिया जो है वो शेखावाटी के अंदर आता है। और वहां पर फिर जो है क्या बनने लगी, हवेलियां बनने लगी। ये देखिए, ये जो हवेली है ये शेखावाटी की हवेलियां हैं, छतरियां वगैरह देके और पूरा गार्डन वगैरह पूरा अच्छे से। ठीक है, ये पैलेस जितने बड़े नहीं थे और घर जितने छोटे भी नहीं थे। दे आर इन बिटवीन द पैलेसेस एंड हाउसेज ऑफ कॉमन पीपल। ठीक है, ये जो हवेली आपने को देखने को मिल रही है, इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आप कैसे पता लगाएंगे ये कहाँ की हवेली है। एक अपन तुक्का मार सकते हैं कि ये जो हवेली है ये कौन से पत्थरों की बनी हुई है, पीले पत्थरों की बनी हुई है। तो पीले पत्थरों से एक और महल बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, जैसलमेर में। तो अगर अपने को कॉमन सेंस तुक्का मारना है, अपने को कुछ भी नहीं आता, तो इस तरह से तुक्का मारना है कि वो थोड़ा साइंटिफिक तुक्का हो, थोड़ा सा फैक्ट से रिलेटेड हो। तो इसको अपन जैसलमेर की हवेली कर देंगे। ये जो सभी हवेली आप सामने देख रहे हो, इसका नाम है सालिम सिंह की हवेली। ठीक है, और ये कहां पर है, जैसलमेर में। हवेली ऑफ सालिम सिंह इन जैसलमेर। नथमल्स हवेली और पटवो की हवेली आर वर्ल्ड फेमस। मंडावा हवेली फॉर देयर आर वर्ल्ड फेमस। ठीक है, मंडावा हवेली फॉर देयर स्टोन जालीज। स्टोन की जो जालीज हैं वो मंडावा हवेली में लिखी। ऑर्नेट ऑर्नामेट वॉल पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स यहाँ पर देखेगी, म्यूरल्स जिसको कहते हैं, म्यूरल्स जिनको कहते हैं। सैंडस्टोन कार्व्ड झरोके, ये सैंडस्टोन है और इनसे कार्विंग की हुई है और यहाँ पर झरोके बने हुए हैं, गेटवेज बने हुए हैं, आर्चवेज बने हुए हैं, बालकनीज बनी हुई है। ये सारे फीचर्स हैं किसके, हवेली के, जो मेजरली कहाँ पर, इससे सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर में, नथमल की हवेली है जैसलमेर में, पटवो की हवेली है जैसलमेर में। मेजरली क्वेश्चन क्या आता है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ है, जैसलमेर में है। नथमल की हवेली कहाँ है, जैसलमेर में है। पटवो की हवेली कहाँ है, जैसलमेर में है। इस तरह के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डन। ये जो बाद में मैंने आपको बताया कि स्टोन की, पत्थर की जाली बनी हुई है, ठीक है, ताकि हवा उसमें आ सके। ये देखिए पत्थर है, इसमें जाली वर्क किया हुआ है ताकि यहाँ से अगर हवा बहे तो ये हवा यहाँ से अंदर आ सके। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑर्नामेंट वॉल पेंटिंग्स। यहाँ पे वॉल पेंटिंग्स है, मैं आगे बताऊंगा आपको कि अगर मैंने कुछ फोटोज इंक्लूड कर रखी होगी तो वॉल पेंटिंग्स की फोटो थी यार, मुझे याद था कि मैंने इंक्लूड किया। चलिए कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो मैंने इंक्लूड की थी, पिन की थी ये पेंटिंग, जो वॉल पेंटिंग्स वगैरह है। शायद मैंने दूसरे उसमें कर लिया, हाँ शायद मैंने किसी दूसरे लेक्चर में, पेंटिंग्स वाले लेक्चर में वो फोटो इंक्लूड की। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि वॉल पे पेंटिंग्स बनी हुई थी। ठीक है, इंट्रिकेट येलो सैंडस्टोन कार्व्ड झरोके, ऐसे झरोके, ये देखिए ये झरोके हैं, इनको क्या कहते हैं, बालकनीज। ये झरोके हैं, यहाँ पे रानियां आके यहाँ से बाहर देख सकती थी। ठीक है, तो ये क्या है, इंट्रिकेट, बहुत ही ज्यादा जटिल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जटिल, जटिल क्या, जटिल नक्काशी, कार्व्ड। ये जो यहाँ पर नक्काशी की हुई है इस पिलर पे, इस पिलर पे, ये बहुत ही ज्यादा जटिल नक्काशी है। जटिल नक्काशी मतलब बहुत बारीक काम, बहुत छोटी छोटी मूर्तियां यहाँ पर नक्काशी की हुई है, जो कि बहुत शानदार देखने को मिलती है। देखिए यहाँ भी ये जो आर्चेस हैं इनमें नक्काशी की हुई है। येलो सैंडस्टोन, देखिए येलो सैंडस्टोन से बनी हुई है। क्यों येलो सैंडस्टोन से बनी हुई है, क्योंकि ये कहाँ की है, लोकेशन कहाँ की है, जैसलमेर। जैसलमेर का जो किला है सोनारगढ़, वो भी येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है। डन। भाई जिस इलाके में जिस तरह का पत्थर ज्यादा मिलेगा उसी तरह के तो आर्किटेक्चर में वो यूज होगा। अब जोधपुर में अगर रेड स्टोन है
तो रेड स्टोन यूज में लिया जाएगा मेहरानगढ़ बनाने में। डन। तो इस तरह से ये आर्किटेक्चर वहां के इलाके को भी थोड़ा बताने की कोशिश करता है। इंट्रिकेट जटिल येलो पीले रंग के सैंडस्टोन से कार्व्ड झरोखे थे, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। कहाँ पर? सालिम सिंह की हवेली में, जो कि कहाँ पर है? जैसलमेर में। इसके अलावा आपको गेटवेज देखने को मिलेंगे और आर्चवेज देखने को मिलेंगे। डन। ये सारी चीजें कहाँ देखने को मिलेगी आपको? जैसलमेर की हवेली, जो कि सलीम सिंह की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली है और पटवो की हवेली है, जो कि कहाँ पर है? जैसलमेर में। डन। इसके अलावा अब ये तो सारी हवेलियां कहाँ की हमने बात की, ये तो शेखावाटी की हवेली की बात की। उसके बाद में ये जैसलमेर की हवेलियों की बात की। तो अब कौन सी जगह बची? अब जगह बचती है ये मेवात वाला इलाका, अलवर भरतपुर, और ये हाड़ौती वाला इलाका, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, यहाँ की बात कर लेते हैं। सिमिलरली इन्हीं की तर्ज पे जैसी एक हवेलियां बनी हुई है, इन्हीं की तर्ज पे क्या है? हवेली ऑफ करौली। करौली में भी हवेली है, भरतपुर में भी है, कोटा में भी है, जो किससे बनी हुई है? बंशी स्टोन से बनी हुई है। ठीक है। आर नोन फॉर देयर स्टोन कटिंग एंड आर्टिस्टिक स्टोन कार्विंग्स। वहां भी स्टोन कार्विंग्स है और स्टोन कटिंग की हुई है, लेकिन वो वहां जो स्टोन यूज किया हुआ है वो कौन सा है? बंशी स्टोन है। जबकि जो जैसलमेर की जो हवेली थी, वहां पे जो स्टोन यूज किया गया था वो क्या था? येलो सैंडस्टोन। ठीक है। और यहाँ पे जो कोटा में जो स्टोन यूज किया गया है वो कौन सा है? बंशी स्टोन यूज किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिए। ठीक है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। हवेली बनाने की जो प्रथा है वो कहाँ से शुरू हुई? जयपुर से। फिर उसके बाद वो आई शेखावाटी में, शेखावाटी से वो गई जैसलमेर में, और उसके बाद करौली, भरतपुर और कोटा में भी उसी तरह की हवेलियाज हैं, वही सारी चीजें हैं, वही झरोके बने हुए हैं, गेटवेज बने हुए हैं, आर्चवेज बने हुए हैं, इंट्रीगेट स्टोन कार्विंग्स है, आर्टिस्टिक स्टोन कार्विंग्स है, स्टोन कटिंग वगैरह वो सारी चीजें हैं। बस सिर्फ फर्क है तो पत्थरों का फर्क है। जैसलमेर में येलो सैंडस्टोन यूज हुआ है और करौली, भरतपुर, कोटा में बंशी स्टोन जो है वो यूज हुआ है। डन। आगे चलते हैं। अब इन प्राइवेट हवेलीज जो थी, जो मेंशंस थे, ये जो प्राइवेट हवेलीज थी, जिनको प्राइवेट हवेलीज मतलब लोगों की खुद की पर्सनल, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, किसी सेठ द्वारा बनाई हुई है, किसी फ्यूडल लॉर्ड द्वारा बनाई हुई है। इनके अलावा और कौन सी हवेलियां थी? इनके अलावा वैष्णव टेम्पल थे। वैष्णव टेम्पल मतलब वो टेम्पल जो विष्णु भगवान को समर्पित हो, जहां पर विष्णु भगवान की मूर्ति हो। तो जो वैष्णव टेम्पल्स थे वो भी हवेली स्टाइल में बने। अब ये कैसे बने? क्या होता है कि औरंगजेब जो है वो मंदिरों को तुड़वाने के आदेश देता है सन 1660 के आसपास। और 1660 के आसपास जो मेवाड़ है, वहां पे राजा कौन होते हैं? कौन राज कर रहे होते हैं? राज सिंह जी। तो ये क्या करते हैं, जब औरंगजेब जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ मंदिरों को डिस्ट्रॉय करने के आदेश देता है, तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जो है वो ये कहते हैं कि आप ये जो मंदिर जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये जो भक्त हैं, ये जो पंडित हैं, और ये जो मूर्तियां हैं, ये आप लाइए मेवाड़, और मेवाड़ में जो हवेली थी उनके अंदर मंदिर बना दिए गए। तो वैष्णव मंदिर जितने भी हैं उनको क्या कहा गया? हवेली। ठीक है। और भवन कहा गया उनको, हवेली कहा गया। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हवेली स्टाइल में जो है वो वैष्णव टेम्पल्स भी बने। इसके अलावा हमने देखो कहाँ कहाँ की बात की, हमने जयपुर में इनिशिएट हुई, लेकिन कोई एग्जाम्पल नहीं देखा वहां पर। ठीक है। उसके बाद हम आए शेखावाटी में, शेखावाटी की हमने बात की। शेखावाटी के बाद हम गए जैसलमेर। जैसलमेर की हवेलियों की बात की। जो जैसलमेर की हवेलियाँ किसकी बनी हुई थी? येलो सैंडस्टोन की बनी हुई थी। ठीक है। उसके बाद हमने बूंदी, कोटा की बात की, जहां पर बंशी स्टोन की जो है वो हवेलियां बनी हुई थी। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में हम बात करते हैं बीकानेर में। बीकानेर का आपको फोर्ट मैंने पढ़ाया था फोर्ट वाले चैप्टर में, याद होगा। कौन सा फोर्ट है? लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ क्यों नाम है उसका? क्योंकि वो लाल पत्थरों से बना हुआ है। लाल पत्थरों से क्यों बना हुआ है? क्योंकि वहां बीकानेर के आसपास लाल पत्थर ही अबंडेंस में है, वहां पर लाल पत्थर ही पाए जाते हैं। तो जब इतना बड़ा किला ही, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि अगर अंबानी ने अपने घर में लाल पत्थर लगवाया है, तो उसको मिमिक करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो लाल पत्थर लगवाएंगे अपने घर में। डन। तो पॉइंट ये है कि जब इतने बड़े पैलेस में, बीकानेर के इतने बड़े गढ़ में, जब लाल पत्थर का वो बना हुआ है, तो जो छोटी छोटी हवेलियां होंगी उन पे भी तो कौन सा पत्थर लगेगा? लाल पत्थर लगेगा। अमंग द हवेलीज ऑफ बीकानेर, द हवेली ऑफ बच्छावत्स। बच्छावत्स की जो हवेली है वो बहुत ज्यादा फेमस है। और तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरएस प्री में कि बच्छावत की हवेलियां जो है वो कहां पर है, तो आप आंसर लिखेंगे बीकानेर। ठीक है। कब बनी? 16th सेंचुरी में बनी। किसने बनवाई? कर्ण सिंह बच्छावत ने बनाई। ठीक है। और कहाँ कहाँ पर बीकानेर में हवेली है? रामपुरिया में है, मुंदारा में है, मोहता में है, और ये सारी फेमस है फॉर देयर आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर। ठीक है।
पॉइंट ये है कि सीधी सीधी बात आप ये ध्यान रखिए कि बीकानेर में जो हवेलियां हैं या बीकानेर में जो पैलेस है वहां के आसपास रेड जो है वो स्टोन पाया जाता है, तो रेड स्टोन की ही ये सारी हवेलियां हैं। ठीक है। और इन सब हवेलियों में सबसे जो अच्छी हवेलियां हैं वो कौन सी है? बच्छावत की हवेली है। ठीक है, जो कब बनी? 16 सेंचुरी में बनी और कर्ण सिंह बच्छावत ने वो बनवाई। और इसके अलावा मोहता की हवेली, मुंद्रा की हवेली और मुंदारा की हवेली और रामपुरिया की हवेली है जो भी बीकानेर में है। क्वेश्चन पूछा सकता है मोहता, मुंदारा, रामपुरिया ये जो हवेली है वो कहां पर है? आपका आंसर होगा बीकानेर। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द हवेलीज एट बीकानेर कंस्ट्रक्टेड ऑफ रेड स्टोन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, रेड जो लालगढ़ पैलेस है उसके एग्जाम्पल मैंने देके आपको बताया। इसके अलावा पेंटिंग डेकोरेटिंग द वॉल्स एग्जिबिट अ फ्यूजन ऑफ मुगल, किशनगढ़ एंड यूरोपियन पेंटिंग स्टाइल्स। यूरोपियन पेंटिंग स्टाइल्स का, किशनगढ़ का और मुगल पेंटिंग्स का जो है यहाँ पर एक फ्यूजन देखने को मिलता है। कहाँ पर? जो दीवार है उन दीवारों के ऊपर जो पेंटिंग्स बनी हुई है। कहाँ पर? बीकानेर की हवेलियों में। जो बीकानेर की हवेली लाल पत्थरों से बनी हुई है। डन। और कौन कौन सी हवेली है? बच्छावत की हवेली है जो 16 सेंचुरी में कर्ण सिंह बच्छावत ने बनाई थी। इसके अलावा मोहता की हवेली है, मुंदारा की हवेली है और रामपुरिया की हवेली है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, इसको सर्किल कर रहा हूँ। जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए, और फिर आप याद करोगे कि अरे सर ने पढ़ाया था। ये स्क्रीनशॉट लगाऊंगा मैं, बिल्कुल। ये देखो मैंने पढ़ाया है, मैंने रिवीजन करवाया, मैंने बोला है 10 बार कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है प्री का, मेंस का, इतने बार क्लियर किया है, इतनी सारी चीज़ें की हैं कि आप ये देखिए इतने और भी एग्जाम्स दिए हैं और अभी भी राजस्थान सरकार में सेवाएं दे रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये मुझे पता है, ये हाईलाइट हो जाती हैं। जो जिस व्यक्ति को एक्सपीरियंस होगा उसको उसके ऊपर हाईलाइट हो जाती है चीज़ें कि आरपीएससी अगर ये पैराग्राफ पढ़ रहा होता, ये पेज पढ़ रहा होता तो वो इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनाता। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा बन रहा है? बच्छावत की हवेली कहाँ है? बीकानेर में। कौन से स्टोन से बनी हुई है? रेड स्टोन से। मोहता, मुंदारा और रामपुरिया की हवेलियां कहाँ है? ठीक है, वो बीकानेर में है। और मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, पशु परिचर का एग्जाम हुआ है, आपने देखा हो अभी पेपर, अगर किसी ने आपने दिया हो या पेपर निकलवा लेना। ठीक है, और जो मैंने पढ़ाया है, आपने अगर ये 12 लेक्चर्स देखे हैं, 90% हिस्ट्री जो है जो मैंने पढ़ा चुका हूँ वो उसमें से सीधी सीधी पूछी गई है। आप पेपर निकाल लो, प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप पेपर निकालो पशु परिचर का। RSMSSB ने किसने करवाया पता नहीं, लेकिन पूरी इसी किताब से क्वेश्चन आए हैं 10th की हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। और जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है वो ही चीज़ें पूछी गई है सीधे। जो मैंने कह दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन बनाएगा, वो क्वेश्चन बने हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप पेपर निकालिए, चेक कीजिए, क्वेश्चंस देखेंगे तो एक्सपीरियंस ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारी चीजें पढ़ ली। मोहता, मुंदारा और रामपुरिया की हवेलियां कहाँ है? बीकानेर में। बच्छावत की हवेलियां कहाँ है? बीकानेर में। कब बनी थी हवेलियां? 16 सेंचुरी में। बच्छावत की हवेली किसने बनाई थी? कर्ण सिंह बच्छावत ने। कौन से स्टोन से बनी हुई है बीकानेर की हवेलियां? रेड स्टोन से बनी हुई है। और यहाँ पे किस किस का फ्यूजन देखने को मिलता है पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स में? मुगल, किशनगढ़ और यूरोपियन स्टाइल का। इसके अलावा जो हवेलियां है वो कहाँ पर है? शेखावाटी में। शेखावाटी मैंने आपको बताया था, शेखावाटी वो प्रदेश है जो 3 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना है, सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू, झुंझुनू के जिलों को मिला के जो प्रदेश बनता है वो शेखावाटी प्रदेश कहलाता है। द हवेलीज ऑफ शेखावाटी आर रेनाउंड फॉर देयर कलरफुल एंड वाइब्रेंट पेंटिंग्स। अगर पेंटिंग्स की बात की जाती है, वॉल पेंटिंग्स की बात की जाती है, तो वो जो 2 जगह की ही फेमस है, एक शेखावाटी की हवेलियां और दूसरा हाड़ौती की हवेलियां। वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं शेखावाटी की हवेलियां। शेखावाटी की हवेलियां क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पे कलरफुल और वाइब्रेंट पेंटिंग्स हैं, चित्रकलाएं हैं। मोर फेमस अमॉन्ग द नवलगढ़ हवेलीज। नवलगढ़ हवेलीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नवलगढ़ में जो हवेलियां हैं वो इंपॉर्टेंट है। नवलगढ़ में कौन कौन सी हवेलियां हैं? रूप निवास पैलेस, भगत, जाला, पोद्दार एंड बागेरियन। सिमिलरली सम अदर फेमस हवेलीज आर। इसके अलावा कौन सी हवेलियां हैं? नाथुराम पोद्दार, सेठ जयदयाल केडिया, सीताराम सिंगाटियाज हवेली इन बिसाऊ, झुंझुनू। क्योंकि शेखावाटी की हम बात कर रहे हैं ना। सेठ लालचंद गोइनका हवेली इन ढूंढलोड, झुंझुनू। सेठ राधा कृष्णा एंड केसर देव कानीडियाज हवेली इन मुकुंदगढ़, झुंझुनू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कौन सी? बागाडियाज हवेली, पगड़ियाज हवेली, चिड़ावा, झुंझुनू। सोने चांदी की हवेली इन महनसर, झुंझुनू। पंसारी की हवेली इन श्री माधोपुर, कहाँ पर? सीकर में। चार चौक हवेली एंड चेतराम्स हवेली इन लक्ष्मणगढ़, सीकर। ये सारी कहाँ की आ गई? सीकर
झुंझुनू की। इसके अलावा गौरीलाल बियानी हवेली इन सीकर में इंपॉर्टेंट है। ताराचंद रुइया हवेली इन रामगढ़ कहाँ पर है, सीकर में है। नंदलाल देवड़ा हवेली फतेहपुर कहाँ पर, सीकर में है। आर फेमस फॉर म्यूरल्स अडॉर्निंग देयर वॉल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शेखावटी की जो हवेलियां हैं, चाहे वो सीकर में हो, जो हमने यहाँ पढ़ी, या झुंझुनू में हो या चूरू में हो, वो सारी हवेलियां जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं, मतलब जो दीवार के ऊपर जो पेंटिंग्स बनी हुई है अडॉर्निंग देयर वॉल्स, वो इंपॉर्टेंट है, इनके लिए ये फेमस है। डन। इसके एग्जाम्पल्स ये हैं, सीधे सीधे रटने की चीजें हैं, समझा मैंने आपको सब दिया है, आप रट लीजिए। अगर रिवीजन की बात है तो रिवीजन आप वीडियो देखकर ही कर लीजिए। ये बात बता दी, इंपॉर्टेंट पॉइंट शेखावाटी की हवेलियों में यही है कि वो उन पे वॉल पेंटिंग्स है, म्यूरल्स है। डन। आगे चलते हैं। अमंग द हवेलीज इन चूरू, चूरू की बात करें तो चूरू में है मालजी का कमरा, राम निवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली आर सम आउटस्टैंडिंग हवेलीज। ठीक है, तो ये आप एक काम कीजिए, एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आप ये समझ लीजिए, एक टेबल बना लीजिए, उसमें लिख दीजिए सीकर की हवेलियां, चूरू की हवेली और झुंझुनू की हवेली, और ये जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ये आप उसमें लिख लीजिए। सीकर में कौन कौन सी हवेलियां आती हैं, चूरू में कौन कौन सी हवेलियां आती हैं, और झुंझुनू में कौन कौन सी हवेली आती है। ये शेखावटी की हवेली आ गई। और इन तीनों चीजों में क्या कॉमन है कि ये शेखावटी की हवेलियां हैं, दूसरी कि इनमें म्यूरल पेंटिंग्स बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, जो वॉल्स पे जो पेंटिंग्स बनाई जाती है। इसके अलावा बात करें यहाँ के अलावा तो बड़े मियाँ की हवेली है, पोखरण की हवेली है, राखी की हवेली है कहाँ पर, जोधपुर में। आप काम कीजिए, पूरे राजस्थान के ही डिस्ट्रिक्ट बनाइए, डिस्ट्रिक्ट वाइज हवेलियों के नाम लिख दीजिए। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 3 हवेलियों के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, और 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम दे दिए जाएंगे ऑप्शन में, उनमें से कोई एक आंसर होगा। तो इस तरह से अगर आप टेबल बना के याद करेंगे तो प्री में और मेंस में दोनों में ही काम आएगा। प्री में तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 हवेलियों के नाम आपको बता दिए जाएंगे, और पूछेगा आरपीएससी का एग्जामिनर कि ये जो 3 हवेलियां हैं ये कौन से जिले में अवस्थित हैं, तो 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, उनमें से एक आंसर होगा। मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहली बात, या तो 5 मार्कर पूछा जाएगा या 2 मार्कर पूछा जाएगा। 10 मार्कर पूछने की थोड़ी इतनी ज्यादा वो नहीं है, लेकिन वो भी पूछा जा सकता है, आरपीएससी कुछ भी कर सकती है। इस बार 2023 का मेंस का पेपर आप देखेंगे तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर में पूछा हुआ है इन्होंने। ठीक है, RW स्लिप के बारे में पूछा है, RW स्लिप। लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा था किसने वो किया, क्या किया, सारी चीजें, और इकोनॉमिक सर्वे में से उठाया क्वेश्चन है, सीधे 10 नंबर का पूछा। लोगों के पास डेटा नहीं था लिखने का। इन डेप्थ अगर ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, जिसने ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है वो ही 10 मार्कर में पूरा पेज भर के आया है, नहीं तो नोट्स पढ़ने वाले तो 2 नंबर 5 नंबर में ही सिमट गए थे। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हो सकता है, सीकर की 3 हवेलियों के नाम लिखिए, शेखावाटी की 3 हवेलियों के नाम लिखिए, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के 3 हवेलियों के नाम। 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि राजस्थान की हवेलियों की विशेषताएं बताइए। 10 नंबर में राजस्थान की हवेलियों के बारे में इन डेप्थ डिस्कस कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली और राखी की हवेली कहाँ पर है, जोधपुर में। सुनचारी कोठी कहाँ पर है, टोंक में। बागोर की हवेली इंपॉर्टेंट है, उदयपुर में। बागोर की हवेली कहाँ पर है, उदयपुर में, जहाँ पे बड़ी बड़े 2 साफे रखे हुए हैं, पगड़ियाँ रखी हुई हैं। ठीक है, 2 बड़ी पगड़ियाँ रखी हुई, बागोर की हवेली। नटनियों की हवेली कहाँ पर है, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, पुरोहित। अब रत्नाकर पुंडरीक का जैसे ही नाम आता है तो मैंने कछवाहा राजवंश में आपको रत्नाकर पुंडरीक के बारे में बताया हुआ है। अगर आप ये जो लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ ये नहीं भी पढ़ेंगे और पुराने लेक्चर्स आपने देख लिए, तो आप गेस वर्क के द्वारा, अगर आपसे पूछा जाए रत्नाकर पुंडरीक की हवेली कहाँ है, तो सीधे आप आंसर टिक करेंगे जयपुर में है, क्योंकि कछवाहा राजवंश वाले लेक्चर में मैंने आपको इन डेप्थ पढ़ाया हुआ है कि रत्नाकर पुंडरीक की हवेली कहाँ पर है। ठीक है, रत्नाकर पुंडरीक जो है वो जयपुर के हुए, तो हवेली वो जोधपुर में जाके थोड़ी बनाएंगे। तो गैस वर्क से ये आप कर सकते हैं कि नटनियों की हवेली, नटानियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली कहाँ पर है, जयपुर में है। एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ हवेली आर्किटेक्चर। तो हमेशा आप देखिए हर जगह 3 का ही एग्जाम्पल दिया जा रहा है। नटानियों की हवेली, नटानी जो नाटानियों की हवेली। ठीक है, अब नाटानी से भी आप गैस कर सकते हैं, क्योंकि जो मराठा उसका जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है उसमें ईश्वरी सिंह के जो मुख्यमंत्री थे, सेनापति होते हैं, वो नाटानी ही होते हैं। ठीक है, नाटानियों की हवेली जयपुर में है, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली जयपुर में है, और पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली जो है वो जयपुर में है।
तो इसी के साथ हमने हवेलीज के बारे में पूरा इन डेप्थ डिस्कस किया। मैंने आपको इस लेक्चर में अभी तक पैलेसेस के बारे में पढ़ा दिया है, राजस्थान के जितने भी पैलेस आर्किटेक्चर है, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, क्या इन्फ्लुएंस, क्या फ्यूजन रहा, वो सारी चीज़ें। हवेली आर्किटेक्चर के बारे में, राजस्थान की सारी हवेलियों के बारे में बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे राजस्थान की छतरियाँ, जो छतरियाँ बनी हुई है, जो फोटो में आप देख रहे हैं, इन्हें छतरियाँ कहते हैं, मेमोरियल्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे मसोलम्स की और दरगाह की, जहाँ पर मुस्लिम आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो छत्रीस के बारे में हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। राजस्थान में जब भी किसी राजा का देहांत हो जाता था तो उन राजा के याद में क्या बनाई जाती थी? छतरियां बनाई जाती थी, मेमोरियल्स जिनको कहते हैं, सेनोटाइप जिनको कहते हैं। और ये जो सामने आप फोटो देखने को आपको मिल रही है, ये है गैटौर की छतरी की। ठीक है, गैटौर की छतरियां कहाँ पर है? जयपुर में है, और ये कछवाहा राजवंश की छतरी है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, टू इरेक्ट मेमोरियल्स आफ्टर डेथ ऑफ द मैन ऑफ एमिनेंस, मतलब जो किंग्स वगैरह होते थे, जो सेठ होते थे, उनकी याद में जो मेमोरियल्स बनाए जाते हैं, छतरियां बनाए जाते थे, वो एक ओल्ड एज ट्रेडिशन है। In Rajasthan, we came across the chhatris and they was constructed in the memory of the king's families and rich merchants at various places. अलग अलग स्थानों पर हमें क्या देखने को मिलती है? राजस्थान में छतरियां देखने को मिलती है। वो छतरियां कहीं भी बनी हुई है तो आप समझ जाइए ये किसी राजा के देहांत होने पर उनकी याद में बनी हुई छतरी है। डन। जैसे ये गटौर की छतरियां हैं, आप कभी भी जयपुर जाएं तो आपने सुना होगा ये गढ़ गणेश जी का जो मंदिर है, गढ़ गणेश जी के मंदिर की तरफ राइट की तरफ से स्टेयर चली जाती है, ऊपर पहाड़ के ऊपर गढ़ गणेश जी का मंदिर है, और यहाँ सामने जो की तरफ आप जो देखेंगे वो क्या है? गैटौर की छतरियां हैं। ठीक है, गैटौर की छतरियों में कछवाहा राजवंश के सभी राजाओं की छतरियां बनी हुई है, सिवाय एक के। एक्सेप्शन एक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कछवाहा राजवंश की छतरियां कहाँ पर है, तो आप लिखेंगे गैटौर, जयपुर में। आपसे पूछा जा सकता है कि आरपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि गैटौर में कौन से राजवंश की छतरियां हैं, आपका आंसर होगा कछवाहा राजवंश की छतरियां। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि गैटौर में जो कछवाहा राजवंश की छतरियां हैं जो कि जयपुर में बनी हुई है, वहां पे कौन से ऐसे कछवाहा राजा हैं जिनकी छतरी नहीं है, तो आपका आंसर होगा ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह की जो छतरी है, ऑलरेडी मैं आपको ये कछवाहा डायनेस्टी वाला जो लेक्चर था, जो डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो गैटौर में नहीं बनी हुई, वो सिटी पैलेस में बनी हुई है, क्योंकि जब मराठा ने आक्रमण किया था, मराठास ने आक्रमण किया था 1750s के आसपास, तो ईश्वरी सिंह ने विष पान कर कर वहां पर आत्महत्या कर ली थी। और ये कछवाहा डायनेस्टी के लिए एक कलंक समान था। उन्होंने गुपचुप में बिना जनता को बताए और बिना किसी को बताए सिटी पैलेस में ही, जो कि चंद्रमहल पैलेस था, वहीं पर इनका अंतिम संस्कार कर दिया, और वहीं पर इनकी छतरी जो है वो बनी हुई है। देन तो ये सारी कहानी जो है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। दे आर इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ आवर आर्किटेक्चरल हेरिटेज। गैटौर इन जयपुर, जयपुर में किसकी छतरियां? गैटौर की छतरियां। जहां पर कौन से राजवंश की राजाओं की छतरियां बनी हुई है? कछवाहा राजवंश। सेकंड है जसवंत थड़ा इन जोधपुर। जोधपुर में क्या है? जसवंत थड़ा। यहाँ पर कौन से राजवंश की? राठौड़ राजवंश, जो राव जोधा, जो मारवाड़ राजवंश जो था। ठीक है, वहां उनकी छतरियां कहां पर है? जसवंत थड़ा में। अब आपसे क्वेश्चन आरपीएससी पूछ सकती है, जो गैसेबल चीजें होती है ना, गैस होने के बाद भी आप गलत हो जाए, वो आरपीएससी की फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि जसवंत थड़ा जो जोधपुर में है, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो आप देखेंगे जसवंत थड़ा लिखा हुआ है, तो जसवंत सिंह जी ने करवाया होगा, ऑप्शन में होगा जसवंत सिंह जी। आप टिक कर देंगे जसवंत सिंह जी, लेकिन आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि जसवंत थड़ा का निर्माण जो है वो जसवंत सिंह जी की याद में उनके बेटे सरदार सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, याद रहेगा। जसवंतगढ़ कहाँ पर है? जब मैंने आपको फोर्ट्स का लेक्चर पढ़ाया था तो चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर आपने देखा हो मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ था, और मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में जो है वो संगमरमर, व्हाइट संगमरमर की एक इमारत बनी हुई थी। जिस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जसवंत थड़ा है ये, जिसको हम आगे पैलेस वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही जसवंत थड़ा की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जा सकता है, मारवाड़ का ताजमहल कहा जा सकता है। ठीक है, ताजमहल की कॉपी जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि ताजमहल में जिस तरह से सफेद संगमरमर का यूज किया हुआ था, व्हाइट मार्बल का यूज किया गया था, वैसे ही जसवंत थड़ा में सरदार सिंह जी ने व्हाइट मार्बल का यूज करके चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर अवस्थित मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में इसका निर्माण कराया। ठीक है, वो फोटो शायद आपको याद आ रही होगी, अगर नहीं आ रही होगी तो एक बार आप फोर्ट वाला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने डिटेल में मेहरानगढ़ दुर्ग भी समझाया हुआ है और बाकी सारे दुर्ग समझाए हुए हैं, जसवंत थड़ा के बारे में मैंने वहां पर बताया है। ठीक है, उसके बाद कोटा में कौन सी छतरियां हैं? कोटा में छत्र विलास बाग है, जो हाड़ा किंग्स थे हाड़ौती के, वहां के छत्र विलास बाग में
वो है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। द छत्रीज आर ब्यूटीफुल फ्यूजन ऑफ मुगल एंड राजपूत आर्किटेक्चर। जैसा कि मैंने आपको पहले हवेलीज में बताया था, वही चीज यहाँ पर है कि मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर का ये अनोखा कॉम्बिनेशन है। छतरी ऑफ मूसी रानी कहाँ पर है? अलवर में है। फतेह गुंबद कहाँ पर है? अलवर में है। गोपाल सिंह जी की छतरी कहाँ पर है? करौली में है। तो आरपीएससी अगर यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाती है तो मेजर क्वेश्चन यही बनता है कि पर्टिकुलर आपको छतरी का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना होगा तो वो मैच द फॉलोइंग करवा लेंगे कि भाई यहाँ 4 छतरियों के नाम और यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम, और बताओ कि उसको मैच करो, और वो कल कोडिंग वगैरह दे देंगे आपको। ठीक है, तो यहां याद रखने वाली बात यह है कि जयपुर में कौन सी छतरियां हैं? गैटौर की छतरियां। जोधपुर में जसवंत थड़ा है। कोटा में क्या है? छत्रविलास बाग। मूसी रानी की छतरी कहां पर है? अलवर में। ठीक है, मूसी रानी की छतरी अलवर में। फतेह गुंबद अलवर में। गोपाल सिंह की छतरी कहां पर है? करौली में। डन। इसके अलावा आगे हम और छतरी पढ़ते हैं। 84 खंभों की छतरी, ये जो फोटो में आपको दिख रही है 84 खंबे, ये 84 खंभों की छतरी जो है ये है बूंदी में। ठीक है, 84 खंभों की छतरी, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। एक बार ये पूरा कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद 84 खंभों की छतरी के बारे में पढ़ूंगा, इंपॉर्टेंट है ये। सेठों की छतरी कहां पर है? रामगढ़ में। राव कल्याणमल की छतरी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाई जयसिंह की छतरी कहां पर है? गैटौर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट छतरी है ये सवाई जयसिंह की छतरी। जसवंत सिंह थड़ा कहां पर है? जोधपुर में। सरदार सिंह जी ने अपने पिताजी जसवंत सिंह जी की याद में मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में इसका निर्माण कराया था। छतरीज ऑफ किंग्स ऑफ जैसलमेर, और जो पालीवाल ब्राह्मण है उनकी छतरियां कहां पर है? जैसलमेर में है। और इनका नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन इसे क्या कहते हैं? बड़ा बाग की छतरियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ा बाग की छतरियां कहा जाता है। अब बात करते हैं 84 खंभों की छतरी, जो 84 पिलर्ड सिनोटाफ है, जो मैंने यहाँ पर ये फोटो में पिन किया हुआ है, जो आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पर कितने सारे पिलर हैं, ये कहाँ पर है? बूंदी में। निर्माण किसने कराया था? अनिरुद्ध सिंह जी ने करवाया था। और अनिरुद्ध सिंह जी ने इसका निर्माण 1683 में करवाया था। और ये अपने फॉस्टर ब्रदर कौन था? देवा। फॉस्टर ब्रदर थे देवा। देवा की याद में इस 84 खंभों की छतरी का निर्माण बूंदी में कराया गया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहाँ से? 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? बूंदी में। 84 खंभों की छतरी का निर्माण कब हुआ था? 1683 एडी में। 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने कराया था? अनिरुद्ध सिंह जी ने। ठीक है, और किसकी याद में कराया था? अपने फॉस्टर ब्रदर, अपने पालक भाई देवा के नाम पर, देवा की याद में। देन ये यहां से कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, थोड़ा मैंने हिंदी का कंटेंट यहाँ पर इंक्लूड किया है। ये आरबीएससी बोर्ड की किताब में नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 8 खंभों की छतरी कहां पर है? 8 खंभों की छतरी दो है। एक तो है राणा सांगा की, और दूसरी जो 8 खंभों की छतरी है वो है राणा प्रताप की। 8 खंभों की जो राणा सांगा की छतरी है वो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में स्थित है। और इसके निर्माता कौन है? अशोक परमार। जैसा कि आपको याद हो कि लास्ट जो युद्ध हुआ था, लास्ट युद्ध कौन सा हुआ था? राणा सांगा ने आखिरी युद्ध किसके साथ किया था? बाबर के साथ किया था। ठीक है, बाबर के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें पाती पर्वन 1527 में पाती पर्वन परंपरा को जागृत करते हुए राणा सांगा ने बहुत सारे अन्य राजाओं को न्योता भेजा था कि आप आओ और बाबर के विपक्ष में युद्ध करो। ठीक है, इस युद्ध में अशोक परमार भी शामिल थे। जब राणा सांगा की मृत्यु हुई तो मांडलगढ़ में 8 खंभों की छतरी भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ के पास में ही राणा सांगा का देहांत हुआ, तो निर्माता अशोक परमार थे। ठीक है, महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की छतरी है। ठीक है, ये भी 8 खंभों की छतरी है, और राणा सांगा की छतरी भी 8 खंभों की छतरी है। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? उदयपुर के बांडोली में, केजड़ बांध के पास है। ठीक है, तीसरी 8 खंभों की छतरी किसकी है? रैदास के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, इनके गुरु का नाम रामदास था। ठीक है, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये जो दुर्ग वाले लेक्चर अपन ने पढ़े थे, जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग बता रहा था, नहीं, अभी जब संत संप्रदाय वाला जो लेक्चर मैंने आपको लास्ट लेक्चर कराया था, उसमें मैंने जब मीराबाई के बारे में बताया था, तो मीराबाई के बारे में बताते बताते मैं उनके गुरुजी रैदास के बारे में आपको बताया था। और रैदास के साथ मैंने आपको बताया था कि रैदास जी की छतरी जो है वो चित्तौड़गढ़ में एक पोल है एंट्रेंस, चित्तौड़गढ़ में 7 एंट्रेंस है, उनमें से किसी एक पोल के पास क्या है? रैदास जी की छतरी है। डन। तो 8 खंभों की छतरी किस किस की हो गई? संत रैदास की, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। 8 खंभों की छतरी हो गई महाराणा प्रताप की, जो कि बांडोली उदयपुर में है। और 8 खंभों की छतरी राणा सांगा की है, जो 1527 के युद्ध के बाद जिनका देहांत हुआ, बाबर के साथ युद्ध कर रहे थे ये, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका देहांत हुआ। निर्माता कौन है इसके? अशोक परमार।
डन। आगे चलते हैं। आप मुझे ये बताइए 1527 में जो बाबर के साथ युद्ध हुआ था इनका, महाराणा सांगा का, वो कौन सा युद्ध था? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप बताओ मुझे। आपको पढ़ाया हुआ है मैंने मेवाड़ राजवंश में, कमेंट में आप बताइए क्या है, इस युद्ध का नाम क्या है। 10 खंभों की छतरी, इसको मामा भांजे की छतरी भी कहते हैं, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है। फिर आती है 12 खंभों की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी 12 खंभों की छतरी है। 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर दुर्ग में है। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ कौन है? अमर सिंह राठौड़ वही है जिन्होंने बीकानेर के साथ युद्ध किया था। कौन सा युद्ध? मतीरे री राड। डन। कब हुआ था ये मतीरे राड युद्ध? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 16 खंभों की छतरी कहां पर है? अमर सिंह राठौड़ की छतरी है, जो कि नागौर दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो मतीरी राड जो युद्ध हुआ वो होता है अमर सिंह और अमर सिंह राठौड़ ऑफ नागौर और बीकानेर के कौन? कर्ण सिंह के साथ। ठीक है, कब होता है? ये होता है 1644 में। देन उधर मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था, ये बाबर के साथ जो युद्ध होता है महाराणा सांगा का, ये कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध। ठीक है, और खानवा से पहले जो युद्ध होता है बाबर के साथ, वो होता है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध राणा सांगा जीत जाते हैं, खानवा का युद्ध जो है वो राणा सांगा हार जाते हैं। पाती परवन परंपरा के उसमें क्या किया जाता है? अशोक परमार को सारे जितने भी राजस्थान के राजा होते हैं उनको इनविटेशन दिया जाता है, और ये बात जो है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कब युद्ध होता है? 17 मार्च 1527 को युद्ध होता है बाबर और महाराणा सांगा के बीच में, खानवा का युद्ध। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 18 खंभों की छतरी। 18 खंभों की छतरी किसकी है? राज सिंह चंपावत जी की है, और ये कहां पर है? जोधपुर में है। डन। ये सारी चीजें हमने पढ़ी, आगे चलते हैं। 32 खंभों की छतरी ऑलरेडी आपको रणथंभौर दुर्ग जब मैंने पढ़ाया था, फोर्ट आर्किटेक्चर वाला जो लेक्चर था, उसमें जब मैंने आपको रणथंभौर दुर्ग पढ़ाया था, जो कि कहाँ है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर दुर्ग में कौन सी छतरी है? 32 खंभों की छतरी है, जो जैत्र सिंह की छतरी है। हमीर देव चौहान के पिताजी जो थे जैत्र सिंह जी, उनकी ये छतरी है। ठीक है, उपनाम क्या है इसका? न्याय की छतरी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्याय की छतरी कितने खंभों की है? आंसर होगा न्याय की छतरी 32 खंभों की छतरी है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 32 खंभों की छतरी किसकी है? जयत्र सिंह जी की है। 32 खंभों की छतरी कहाँ अवस्थित है? रणथंभौर दुर्ग में अवस्थित है। निर्माता कौन है इनके? हमीरदेव चौहान है। ठीक है, हमीरदेव चौहान ने अपने पिताजी जयत्र सिंह की छतरी यहाँ पर बनवाई थी। डन। और ये छतरी कौन से पत्थरों से बनी हुई है? लाल पत्थरों से बनी हुई है। लाल पत्थर कहाँ थे? लाल पत्थर है धौलपुर के। अब देखो, सवाई माधोपुर में अगर रणथंभौर दुर्ग है तो पत्थर जैसलमेर से थोड़ी लाएंगे, पत्थर कहां से लाएंगे? सवाई माधोपुर के जस्ट पास में धौलपुर है, तो धौलपुर से पत्थर आए। डन। तो ये इस तरह से हमने पढ़ा कि 32 खंभों की छतरी जो है वो जयत्र सिंह की छतरी है। कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग में है। उसका उपनाम क्या है? न्याय की छतरी उसका उपनाम है। किसने उसका निर्माण करवाया? हमीर देव चौहान ने उसका निर्माण कराया, और ये सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में है। और ये जो छतरी है धौलपुर के लाल पत्थरों से बनी हुई है। डन। तो कुछ जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे हमने 8 खंभों की छतरी मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पर, तो 8 खंभों की छतरी किस किस की है? रैदास की है, संत रैदास की, राणा सांगा की है, और राणा प्रताप की है। ठीक है, वैसे ही 32 खंभों की जो छतरी है वो अगर न्याय की छतरी है तो रणथंभौर दुर्ग में है। 32 खंभों की दूसरी जो छतरी है वो है जगन्नाथ कछवाहा की। जगन्नाथ कछवाहा कौन थे? जगन्नाथ कछवाहा कछवाहा डायनेस्टी के राजा थे, लेकिन पाती परवन परंपरा के तहत जब खानवा के युद्ध में, ये खानवा का युद्ध मैंने आपको यहाँ बताया था, ये खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527, 17 मार्च 1527 को जो युद्ध हुआ बाबर के साथ, उसमें महाराणा सांगा ने क्या किया था? पाती परवन परंपरा के तहत राजस्थान के सभी राजपूताना के सभी जितने भी राजा थे उनको न्योता भेजा था कि आओ युद्ध करो इसके साथ, बाबर के साथ। तो उसमें जगन्नाथ कछवाहा भी आए थे। और आप देखेंगे कि सांगा की जो छतरी है वो कहां पर है? सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ठीक है, बाबर से युद्ध करने के पश्चात। और जो जगन्नाथ कछवाहा है वो भी इसी युद्ध में, खानवा के युद्ध में ही यहाँ पर वीरगति को प्राप्त होते हैं, और उनकी छतरी भी कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। डन। इसके बाद 32 खंभों की एक और छतरी है जो कहां पर है? बदनौर भीलवाड़ा में। तो इस तरह से 32 खंभों की जो है वो 3 छतरियां हैं।
8 खंभों की भी 3 छतरियां हैं, महाराणा प्रताप की, महाराणा सांगा की और रैदास की। इसके अलावा 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर है, बूंदी में है। किसने बनवाया था, राजा अनिरुद्ध सिंह जी ने अपने भाई देवा की याद में बनाई थी। ठीक है, कहाँ पर है वो, बूंदी में है। कब बनी थी, 1683 में बनी थी। तो इस तरह की कुछ फैक्ट्स है जो आरपीएससी को बहुत ही प्रेम है उन फैक्ट से, और वो लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में वो पूछी जा सकती है। अब हम दरगाहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी मुस्लिम संत हुए हैं उनकी दरगाह यहाँ पर बनी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको दरगाह का नाम दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे पढ़ते हैं, दरगाह सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में है। ठीक है, अभी जिस पर कुछ विवाद भी चल रहा है, आपको पता होगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो दरगाह ऑफ सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में है। ये कब आए थे अजमेर में, ये मोहम्मद गौरी के टाइम पर, जब तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में पहला युद्ध, और 1192 में दूसरा युद्ध, जब तराइन का युद्ध हुआ था, जो मैंने आपको अजमेर डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, अर्ली चौहान डायनेस्टी की जो किताब है, अर्ली चौहान डायनेस्टी जो किताब है दशरथ शर्मा जी द्वारा, उसमें भी ये इन दोनों युद्धों का उल्लेख है। और उसी किताब में बताया गया है कि जब पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी से युद्ध कर रहे थे, तो मोहम्मद गौरी के साथ 1191 में कौन आए थे, चिश्ती साहब आए थे। ठीक है, और उन्होंने दरगाह कहां पर बनाई, अजमेर में। इसके बाद हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहां पर है, नागौरी, तो नागौर में है। दरगाह ऑफ दीवान शाह कपासन में। मीठे शाह की दरगाह कहाँ है, गागरोन में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोर्ट में, फोर्ट आर्किटेक्चर में मैंने आपको बताया था, गागरोन दुर्ग, जब मैं आपको बता रहा था कि गागरोन दुर्ग के अंदर क्या है, मीठे शाह की दरगाह है। ठीक है, नरहड़ के पीर, जिनको शक्कर पीर भी कहा जाता है, जहां पर ऐसा कहा जाता है कि शक्कर बरसती है। ठीक है, तो नरहड़ के पीर जो है वो कहां पर है, नरहड़ में है। अब्दुल पीर भवनपुरा। मीर साहब दरगाह बूंदी में है। फखरुद्दीन की दरगाह कहां पर है, सारवाड़ में है, फखरुद्दीन की दरगाह। ठीक है, मौजोलियम ऑफ अब्दुल्लाह खान कहां पर है, अजमेर में है। आर द सिंबल्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर। यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, मुस्लिम बिल्डिंग्स हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें याद कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीठे शाह की दरगाह के बारे में पूछ लिया जाता है, और 4 फोर्ट का आपको नाम दिया जाता है। मैं ऑप्शन भी बता दूं आपको कि ऑप्शन क्या क्या आएंगे। पहला आएगा गागरोन फोर्ट, दूसरा आएगा भैंसरोडगढ़ फोर्ट, तीसरा आएगा चित्तौड़गढ़ फोर्ट, और चौथा आएगा कुंभलगढ़ फोर्ट। ठीक है, आंसर होगा गागरोन फोर्ट। ठीक है, दरगाह ऑफ मीठे शाह कहां पर है, गागरोन में। अब बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए जो आर्किटेक्चर बनाए गए। ठीक है भाई, राजस्थान आपको पता है कितना शानदार कितना शानदार प्रदेश है, जहां पर जो मिट्टी है वो सैंडी है, पानी की कमी है। तो पानी की कमी होने की वजह से जो थोड़ी बहुत जो वहां पे रेनफॉल होती है, उसको कंजर्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर, कुछ ना कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होगी जो वाटर को सहेज के रख सके। ठीक है, a large part of Rajasthan is sandy, therefore it was natural that the people devised techniques and methods of water conservation। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा इलाका जो है राजस्थान का, आपको पता है 66% भाग जो है राजस्थान का, वो किससे घिरा हुआ है, वो रेगिस्तान से घिरा हुआ है, मरुस्थल भूमि है। ये एक मरु प्रदेश है जहां पर जो बारिश है वो भी बहुत कम होती है। तो जितनी भी होती है उसके कंजर्वेशन के लिए, उसके वाटर कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर लोगों ने बहुत सारी टेक्निक्स को डिवाइस किया, बहुत सारे मेथड्स को डिवाइस किया। ठीक है, और उन टेक्निक्स और मेथड में एक आर्किटेक्चर स्टाइल निकल के आई बाहर, जिसको वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज किया गया। इसके लिए क्या किया गया, आर्किटेक्चर, न्यू जॉनर ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पर शुरू किया गया। इसमें वेल्स थे। ठीक है, कुएं कुएं बनाए गए। ठीक है, ताकि अंडरग्राउंड वाटर हम यहाँ से निकाल गए थे। पूल्स बनाए गए, तालाब बनाए गए, ताकि एक जैसे झील का सा तालाब सा बना दिया, यहाँ पे पानी भर गया। ठीक है, स्टेप वेल, स्टेप वेल क्या होता है, बावड़ी बनाई गई, बावड़ी बनाई गई। स्टेप है और मतलब ऐसा कुआं है, ऐसा गड्ढा है, ऐसा कुआं है जहां पर उतरा आसानी से जा सकता है। कुएं में तो उतरा नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन स्टेप वेल जो बावड़ी होती है उसको आराम से उतरा जा सकता है। बावड़ियों का निर्माण या तो राजा महाराजा कराते थे, या जनरली सेठ लोग कराते थे। और ये कहाँ कराते थे, ये मंदिरों के पास में कराते थे। कभी भी कोई बावड़ी दिखेगी, आप देखिए, मैं काफी गया हुआ हूँ, जैसे खेड़ापति बालाजी का मंदिर है, तो खेड़ापति बालाजी के पास आपको मिलेगी बावड़ी, मिलेगी वहां पर। तो वो वाली बात है कि जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता था, तो आम जन की पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए वहां पर एक बावड़ी का निर्माण भी कराया जाता था। अगर आप में से कोई खेड़ापति बालाजी, जयपुर के फागी माधुराज सिंहपुरा के आसपास है मंदिर ये, तो वहां अगर जाते हैं तो आप देखिएगा कि वहां पर भी एक बावड़ी बनी हुई है। ठीक है, और भी बावड़ियों का मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दूंगा, लेकिन ये तो ऐसे ही याद आया तो मैंने आपको बताया। इस तरह से स्टेप्स बनी होती थी कि महिलाएं जो है वो आराम से यहाँ से उतर के यहाँ तक, जैसे पानी है तो यहाँ से पानी ले लिया, पानी का लेवल बढ़ा तो यहाँ तक आ गया, यहाँ से पानी ले लिया। ठीक है, इस तरह से स्टेप वेल्स जो है
वो बनाए जाते थे, जिनको क्या कहा जाता था, बावड़ी कहा जाता था। फिर आता है कुआ, वेल। वेल इज अ वेरी इजी एंड यूजफुल सोर्स ऑफ वाटर इन राजस्थान। द मार्बल वेल डग विथ मॉडर्न टेक्निक एट द विलेज बटाडू इन बाड़मेर इज वर्थ विजिटिंग। बाड़मेर जो है वहां पर बटाडू का कुआ है, ठीक है, बटाडू का कुआ है जो मार्बल से बना हुआ है, मार्बल वेल डग विथ मॉडर्न टेक्निक एट विलेज बटाडू। तो बटाडू का कुआ अगर आपसे पूछा जाता है कहां पर है, तो आप क्या आंसर देंगे, बी से बटाडू, बी से बाड़मेर, ठीक है। इसके अलावा टाकाज बनाए जाते थे। टाका क्या है, ये भी एक वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है, ठीक है। टाका एक तरीके से टैंक की तरह हो गया, आप टैंक मान लो, ठीक है, जिसमें पानी को कंजर्व कर लिया जाता है, तो टाका हो गया। ज्यादातर ये है ना खेतों के आसपास हुआ करते थे। रेन वाटर वॉज कलेक्टेड इन द टाकास फॉर फ्यूचर यूज। उन टैंक्स में क्या किया जाता था, रेन वाटर जो है वो कलेक्ट किया जाता था। तो इस तरह से हमने वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, और हम स्टेप वेल्स वगैरह के बारे में आगे पढ़ते हैं। द बेटर टाकाज आर फाउंड इन द फोर्ट। फोर्ट में बेटर टाकाज मिलते थे, जैसे वाटर रिजर्वायर्स जैगड फोर्ट में आपको देखने को मिलेंगे। मेडिवल सिविल इंजीनियरिंग की जो है वो फाइन एग्जांपल्स हैं। बावड़ी की बात की जाए तो बावड़ी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ राजस्थान। यूटिलिटी वाज द मेन रीजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्रीज। तो आर्टिस्टिक एम्बेलिशमेंट्स एडेड टू देयर ब्यूटी। देखो क्या होता है कि बावड़ी इस तरह से बनी है कि आप इजीली उसमें पानी जाके उतर उतर के एक एक सीढ़ी और वहां से पानी ले सको, लेकिन उसके अलावा आर्किटेक्चरल वो कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया गया है, आर्टिस्टिक तरीके से किया गया है कि वो ब्यूटिफिकेशन का भी काम करती है, वो ब्यूटीफुल भी लगती है, जैसा कि मैं आपको फोटोज मैंने ऐड कर रखी होगी आगे आने वाली स्लाइड्स में, वहां आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दीज वर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड बाय द क्वींस। वो रानियों द्वारा बनाई जाती थी, रानियों की मदर्स द्वारा बनाई जाती थी, या फिर रिच मर्चेंट जो सेठ लोग हुआ करते थे उनके द्वारा बावड़ियां बनाई जाती थी। Mostly the information regarding the patron, builder and the artisans were carved and the inscription related to बावड़ी। बावड़ी के आसपास एक इंस्क्रिप्शन हुआ करता था, उस इंस्क्रिप्शन के ऊपर पूरी जो है वो इंफॉर्मेशन लिखी जाती थी कि किसकी याद में बनाई गई है या किसके द्वारा बनाई गई है और कब बनाई गई है, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाई जाती थी, ये रानियों के द्वारा बनाई जाती थी, रानियों की मम्मी के द्वारा बनाई जाती थी, या फिर जो मोटे सेठ हुआ करते थे, ठीक है, उनके द्वारा बनाई जाती थी, ठीक है। तो ये बावड़ियों का इतिहास हो गया। आगे चलते हैं, ये देखिए ये क्या शानदार। अब देखो यहाँ पर पानी का भी काम हो रहा है, यहाँ पर आप नीचे उतर भी सकते हो आराम से, कुएं में थोड़ी उतर सकते हो आप नीचे, कुएं में तो रस्सी डाल के पानी लेना होता है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप इजीली उतर पा रहे हो और यहाँ से पानी ले रहे हो। तीसरी चीज क्या हो रही है यहाँ पर, देखो वाटर कंजर्वेशन भी हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप इजीली वाटर एक्सेस भी कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको रस्सी डालनी पड़ रही है तो रस्सी खींचनी पड़ रही है, नहीं, आप खुद ही उतर जाओ। और थर्ड पॉइंट क्या हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन। देखो आप क्या शानदार आर्किटेक्चर का नजारा है, ठीक है। कहां पर है ये, दौसा के पास में। ये जो फोटो आपको देखने को मिल रही है, ये दौसा के पास में एक जगह है, आपको पता हो तो बांदीकुई। बांदीकुई के पास में जगह है आभा नेरी की चांद बावड़ी है ये। द चांद बावड़ी ऑफ आभा नेरी नियर बांदीकुई इज परहैप्स द मोस्ट आर्टिस्टिक of all the Baudis. It is believed to be built by some king named चांद। चांद ने इसको बनाया था। और आप देखोगे, अगर आप देखो तो एक मूवी है बैटमैन सीरीज की, ठीक है। बैटमैन फर्स्ट तो आती है बैटमैन बिगिंस, दूसरी आती है बैटमैन द डार्क नाइट जोकर वाली, और थर्ड मूवी है बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस, बेन जिसमें था। बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस अगर आप देखते हैं तो उसमें एक सीन है जो शूट हुआ है आमेर फोर्ट के पास में और चांद बावड़ी में, ठीक है। आप देखना वो मूवी अगर कभी फ्री में हो तो, उसमें चांद बावड़ी में शूट हुई है। अब कितनी बड़ी बात है कि डीसी की एक मूवी है बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस, ठीक है, और वो कहाँ शूट हुई है, राजस्थान के दौसा के बांदीकुई के पास आभानेरी में स्थित चांद बावड़ी, जो कि किसी राजा चांद द्वारा निर्मित थी, है ना बड़ी बात। आगे चलते हैं। द क्वीन रामसरदे ऑफ महाराणा राज सिंह ऑफ मेवाड़ बिल्ट त्रिमुखी बावड़ी इन उदयपुर। महाराज राज सिंह की जो रानी थी रामा रसादे, ठीक है, रामा रसादे ने कौन सी बावड़ी बनाई थी, त्रिमुखी बावड़ी बनाई थी। तो त्रिमुखी बावड़ी किसने बनाई, मेवाड़ के राजा राज सिंह की वाइफ रामा रसादे ने, ठीक है। आभानेरी की चांद बावड़ी किसने बनवाई, महाराजा चांद ने, और ये कहां पर अवस्थित है, दौसा में, ठीक है। इसके अलावा नौलखा बावड़ी है। नौलखा बावड़ी कहां पर है, डूंगरपुर में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है राजस्थान के कई एग्जाम्स में, मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि नौलखा बावड़ी कहां पर है। तो नौलखा बावड़ी वागड़ प्रदेश में डूंगरपुर में है, ठीक है। और ये आस्करण जो थे, महारावल आस्करण, उनकी बीवी जो थी प्रेमल देवी ने ये बावड़ी बनवाई थी। डन। नौलखा बावड़ी आप याद कर लीजिए। नौलखा बावड़ी कहां पर है, डूंगरपुर में है। किसने बनवाई थी, महाराजा आस्करण की वाइफ
प्रेमल देवी ने बनवाई थी। इसके अलावा बूंदी में एक और है बावड़ी जिसका नाम है रानी जी की बावड़ी। और रानी जी की बावड़ी किसने बनाई थी? अनिरुद्ध सिंह, वही अनिरुद्ध सिंह जिन्होंने छतरी बनवाई, कौन सी? 84 खंभों की छतरी अनिरुद्ध सिंह ने कब बनाई? 1683 में। अब अनिरुद्ध सिंह की जो बीवी है, जब अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई की याद में छतरी बनवाई 84 खंभों की, क्या शानदार छतरी है, आप देखेंगे इसकी सुंदरता जो है वो देखते ही बनती है। मतलब ये देखो आप, क्या शानदार छतरी बना रखी है। ठीक है, आप चाहे यहाँ खड़े हो तो भी आपको मजा आ रहा है, यहाँ हो तो भी बढ़िया व्यू क्या मिल रहा होगा, और बिल्कुल शानदार। ठीक है, तो जब अनिरुद्ध सिंह ने 1683 में 84 खंभों की छतरी बनाई अपने भाई देवा की याद में, उसके बाद 1699 में ही 1699 में ही अनिरुद्ध सिंह जी की वाइफ नथावती नथावती ने क्या बनाई? रानी जी की बावड़ी। ठीक है, तो ये हमने बावड़ियां पढ़ी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बावड़ी है चांद बावड़ी, जो कि आबानेरी दौसा बांदीकुई में है। दूसरी इंपॉर्टेंट है मेवाड़ की वो त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी के बारे में पूछा जा सकता है, त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है? तो मेवाड़ में है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? तो वो नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में। उसके बाद रानी जी की बावड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में, जो कि बूंदी, और बूंदी में ही 84 खंभों की छतरी है। तो बूंदी के राजा कौन थे? अनिरुद्ध सिंह जी। अनिरुद्ध सिंह जी ने 84 खंभों की छतरी कब बनाई? 1683 में। अनिरुद्ध सिंह जी ने की वाइफ नथावती ने रानी जी की बावड़ी कब बनाई? 1699 में। डन। अब बात कर लेते हैं लेक्स की। लेक्स फॉर्म्ड द लार्जेस्ट मैनमेड रिजर्वायर्स, मतलब पानी को संरक्षित करने के लिए जो सबसे बड़े मानवकृत जो चीजें बनाई गई वो थी, उनमें से एक आती है लेक्स, जिनको तालाब भी कहते हैं। छोटा है तो तालाब, बड़ी है तो लेक। विच मेड मैक्सिमम कंजर्वेशन ऑफ वाटर पॉसिबल इन द ड्राई एंड एरिड रीजन। सूखे जितने भी प्रदेश थे उसमें मैक्सिमम कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो है वो किसके द्वारा होता था? लेक्स के द्वारा होता था। ठीक है, लेक्स कैसे बनेगी? जैसे कोई नदी बह रही है, यहाँ पर डैम बना दिया, तो ये क्या हो गई? ये झील बन गई यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हिली एरियाज में 3 पहाड़ियां हैं, वहां से एक पहाड़ी के बीच में से नदी आ रही है, रास्ता इसका ब्लॉक कर दिया, तो इन 3 पहाड़ों के बीच में क्या हो गया? झील बन गई, पैसेज बिटवीन टू हिल्स। ये ठीक है। अब इसमें से कुछ अपन बात कर रहे हैं। पिछोला झील है, पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। गैप सागर झील है, कहाँ पर? डूंगरपुर में है। राज संबंध जय संबंध कहाँ पर है? डेबर डेबर झील जी भी इसको कहते हैं, जय संबंध। ठीक है, तो राज संबंध वाले जिले में है, राज संबंध में। और जय संबंध कहाँ पर है? जय संबंध कहाँ पर है? उदयपुर में, जिसे डेबर झील भी कहते हैं। राज संबंध कब बनी? राज सिंह जी ने बनाई थी 1662 में। ये सारी जो इन डिटेल बातें हैं ये हम ज्योग्राफी के लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। राजस्थान अखाड़ा पर ही ज्योग्राफी की क्लासेस आएंगी, तो वो आप देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो मैन मेड लेक्स हैं उनमें छोला, गैप सागर का क्वेश्चन पूछा जाता है, डूंगरपुर। ठीक है, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर। गैप सागर कहाँ पर है? डूंगरपुर। ठीक है, और ये जो सारी चीजें थी ये 11वीं सेंचुरी से लेकर 17वीं सेंचुरी तक बनी। और इन सब लेक्स में सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंस है वो किसका है? राज संबंध लेक का। राज संबंध लेक राज सिंह जी ने बनाई थी, और ये एक अनूठा प्रयास था राज सिंह के द्वारा अकाल राहत कार्यों के लिए। इट वॉज बिल्ट टू रिलीफ टू द पीपल इन द टाइम ऑफ सिवियर एडवर्सिटी। जो अकाल जिस टाइम हो रहा था 1662 के आसपास की बात है, तब राज सिंह जी ने ये कदम उठाया था। और राज सिंह जी ने क्या बनाया था? राज संबंध झील। इसका महत्व इतना ज्यादा है कि आप देखेंगे कि इस झील के नाम पर ही पूरे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ गया। डन। द एम्बैंकमेंट, इस झील के किनारे क्या है? 3 छतरी है, ईच हैविंग 3 पार्ट्स। 3 छतरियां हैं यहाँ पर राजसमंद झील के किनारे। द होल स्ट्रक्चर इज नोन एज नौ चौकी। तो आपसे पूछा है नौ चौकी की पाल कहाँ पर है? तो वो है राजसमंद लेक पे। दीज आर मैचलेस पीसेस ऑफ आर्ट ऑफ कार्विंग। वो जो नक्काशी की हुई है उस नौ चौकी पे, वो बिल्कुल मतलब उसकी कहीं कोई सानी ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सारी चीजें पढ़ी। जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी उनको मैंने थोड़ा फास्ट फास्ट कराने की कोशिश की, और जो चीजें इंपॉर्टेंट थी उनको मैंने आपको हाईलाइट करा दिया है। ये जितनी भी मैंने क्षत्रियों के बारे में बताया ना जो हिंदी में लिखी हुई है, ये सारी एग्जाम्स में आई हुई है, इसलिए मैंने हिंदी में उठाया यहाँ पर मैटर, है ना। तो आपको फैक्ट्स मैंने बता ही दिए, और ये छतरी कैसे बनी, कब कौन एक्सपायर हुआ, ये सारी चीजें तो ये रट लो आप। ये अगर मैंने आपको जोर दे के मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज पढ़ लो तो पढ़ लो, क्योंकि बाद में पछताओगे। एग्जाम होने के दूसरे दिन मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि ये देखो, ये यहाँ से मैंने पढ़ाया हुआ है ये। और फिर वही बात होगी कि पढ़ी हुई चीज जब टूटती है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो या तो 1.33 मार्क्स नहीं देकर जाती, या फिर वो 1.33 तो नहीं देके जाती और 0.66 नेगेटिव और करवाती है। ठीक है,
तो ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप सीधी सी बात है कि जो चीज़ मैं रिवाइज करने के लिए कह रहा हूँ वो तो पढ़ो ही पढ़ो। ये जितनी भी छतरियां हैं इनको आप पढ़ लीजिए, मैंने डिटेल में बताया है, रिवीजन कर करके बताया है। पैलेस आर्किटेक्चर इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखो है आरबीएससी किताब में है तो पढ़ना ज़रूरी है। जो चीज़ें मैंने फैक्ट्स एडिशनल लिखवाए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये हवेलियाँ कहाँ पर स्थित है, सीधा सीधा क्वेश्चन, कोई ज़्यादा लाग लपेट नहीं होती आरपीएससी में। सीधा सीधा पूछेंगे कि भैया ये जो मांडवा हवेली है ये कहाँ पर है, ठीक है, ये पटवों की हवेली कहाँ पर है, सीधी चीजें पूछी जाएंगी कि 84 खंभों की छतरी किसने बनवाई। और ये सारी चीजें आरबीएससी बोर्ड की किताब में भी दी हुई है, और मैंने भी आपको 2-2 3-3 बार रिवाइज कर करके पढ़ाया है। इसको पढ़ लीजिए, रट लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को 100% मिलेंगे। 84 खंभों की छतरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर 8 खंभों की छतरी, ये सराणा सांगा की, महाराणा प्रताप की छतरियां, ये इंपॉर्टेंट है। इधर 10 खंभों की छतरी, मामा पूछ लेंगे मामा भांजे की छतरी कहाँ पर है, तो मामा भांजे की छतरी मैं और ये मेहरानगढ़, ये है ना, तो मामा भांजे की छतरी कहाँ पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। 16 खंभों की छतरी कौन सी है, तो 16 खंभों की छतरी वो है जिसने 1644 में, 16 खंभों की छतरी 1644 में मतीरे की राड युद्ध किया था कर्ण सिंह के खिलाफ, तो अमर सिंह राठौड़ की है और नागौर दुर्ग में है। तो इस तरह से मैंने आपको ट्रिक्स के साथ समझाने की कोशिश की है। आपका सिर्फ एक ही काम है कि इसका 3 बार 4 बार रिवीजन कर लीजिए एक कॉपी में, इन सारी छतरियों को, इन सारी दरगाहों को। मीठे शाह की दरगाह कहां पर है, गागरोन में, क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये बावड़िया वगैरह कहां पर है, ये सारी बावड़ियां मैंने बताई है आपको। त्रिमुखा बावड़ी कहां पर है, मेवाड़ में, ठीक है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है, किसने बनाई थी, राज सिंह की बीवी ने बनवाई थी, राज सिंह की वाइफ ने, क्वीन ने, ठीक है। नौलखा बावड़ी कहां पर है, डूंगरपुर में है। उसके बाद रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, अनिरुद्ध सिंह की वाइफ ने करवाया था, अनिरुद्ध सिंह जी ने ही 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, याद कर लीजिए, रिविजन कर लीजिए, कॉपी में एक अलग से नोट डाउन कर लीजिए जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 15 जो है वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। रिवीजन आप करते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में 16 लेकर आऊंगा, वो बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर होने वाला है, पेंटिंग्स के ऊपर वो लेक्चर होगा, इन डिटेल में पेंटिंग्स डिस्कस करूंगा। मेवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और सारे स्कूल्स की बात यहाँ पर की जाएगी। तो रिवीजन आप करते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, और लगातार वीडियोस देखते रहिए, और बताइए हमें कि और क्या हम आपके लिए लाए, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, क्या आपको मतलब कहाँ आपकी वीकनेस नजर आ रही है, किस चीज़ का रिवीजन कराएं या क्या करें। देखते रहिए रास्ता अखाड़ा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।